जब भी हम किसी ग्रह के बारे में बात करते हैं वो हमेशा राहु केतु और शनि के बारे में बात करते हैं। ये राहु केतु का क्या है इफेक्ट? राहु केतु को पापी बोला गया है। ये आपको उकसाएंगे पाप करने के लिए। अगर राहु आपका इस भाव में है तो वो ये नुकसान कर सकता है। जब केतु खराब हो जाए तो कहा जाता है सोना ज्यादा से ज्यादा धारण करो। अब गरीब व्यक्ति कहाँ से सोना लेगा? जो तुम कर्म करते हो उसी का फल ग्रह देते हैं। बिल्कुल 100%। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। आपके कर्मों का फल इसी जन्म में आपको मिल जाना है। ध्यान है लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि मैं पाँव के गहने पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं है। चेहरा क्यों नहीं देखते थे सीता जी का? आई थिंक रिस्पेक्ट के कारण। क्यों नहीं कि लक्ष्मण जी सीता जी को इसलिए नहीं देखते थे कि मन में कहीं कोई इस तरह का विचार ना आ जाए, क्योंकि विचार आ जाना भी ग्रहों को खराब कर देता है। लाल किताब में योग भी है कि जैसे ही बच्चा पेट में आएगा बाप चांद बसेगा। वो कहेगा कि मेरा बेटा रहा नहीं दुनिया में, तो मैं पूछता हूँ दूध का कारोबार करते हो? 90% व्यक्ति यही कहते हैं हाँ जी हम दूध बेचते हैं। मतलब ये दूध की कमाई हर व्यक्ति को सूटेबल नहीं है। मतलब ये लोगों से नॉर्मली होता है जो दूध के बिजनेस में है, जिनका दूध का कारोबार है। तभी तो कहा है कि दूध और पानी नहीं बेचना। शादी वही कामयाब है जिससे बेटा पैदा हो जाए, जो बेटा दे जाए। जिनके पास बेटियां हैं और बेटे नहीं है उनकी शादी सफल नहीं है। लाल किताब एक्चुअली है क्या? हर व्यक्ति के मन में यही सवाल रहता है कि लाल किताब क्या है। असल में लाल किताब एक हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल सोच विद प्रियंका। आज हमारी पॉडकास्ट में बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जगमोहन महाजन जी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सर। नमस्कार जी। महाजन जी, जैसे आप 20 साल से लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर हो, लाल किताब एक्चुअली है क्या? हर व्यक्ति के मन में यही सवाल रहता है कि लाल किताब क्या है। असल में लाल किताब एक ज्योतिष की विधा है जिसमें ग्रहों के फल निश्चित कर दिए गए हैं। लाल किताब को लिखने वाले स्वर्गीय पंडित रूपचंद जी जोशी हैं। पंजाब का एक गांव है फरवाला। ये जब पड़ता है, आप जाते हैं लुधियाना से नकोदर की तरफ, बिलगे से फरवाला जाया जाता है। वो डिफेंस में थे, शौकिया ज्योतिष वो करते थे, लेकिन बाद में लोगों की भलाई के लिए उन्होंने किताबें लिखी जिसको नाम दिया गया लाल किताब। एक लिखी 1939 में, 1939 में, फिर 40 में, फिर 41 में, फिर 42 में, फिर 52 में, 1939, 40, 41 और 42, एक 52 में। 52 में उन्होंने बहुत बड़ी लिखी जिसमें कि डिटेल से हर ग्रह की नेचर। उन्होंने इसको सूरज के आधार पर लिखा है, सूर्य के आधार पर। हर ग्रह के फल निश्चित कर दिए गए। हर ग्रह के लिए उन्होंने लोगों को एडवाइस किया कि जब जन्म कुंडली में ये ग्रह आपके इस हाउस में हो तब आपको कैसे अपना जीवन बनाना है, किस तरह का स्वभाव होना चाहिए, जिसमें कि खान पान भी है, रंग भी है, कैरेक्टर भी है, किस ग्रह की क्या रिक्वायरमेंट है। 1952 में उन्होंने बड़ी डिटेल से लिखा है। कुछ लोग लाल किताब को उपायों की किताब भी कहते हैं कि ये सिर्फ उपायों पर नहीं। जब व्यक्ति किसी समस्या का शिकार हो जाता है, जब बीमार होता है ना व्यक्ति, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको ठीक करता है। ऐसे जीवन में जो समस्याएं आती है जिनका हल नहीं मिलता व्यक्ति को, तब वो व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास जाता है। वो किस तरह के ज्योतिषी के पास जाता है ये उसकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन लाल किताब आपको आपकी समस्या से निकालने का एक रास्ता बता देती है। आने वाला समय व्यक्ति ने जितनी जिंदगी जीनी है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो ग्रोथ है, उन्नति है, तरक्की है, होती रहे, समाज में उसका रुतबा दिन ब दिन बढ़ता रहे। तो उसके लिए लाल किताब आपको एक ट्रैक देती है। हर जन्म कुंडली वाले को, हर तरह के ग्रह वालों के लिए कुछ सलाह, कुछ उसके लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगर ये ग्रह वाला इस तरह का व्यक्ति बन जाए या इस तरह करे या ये ना करे तो जिंदगी जीने का मजा वो व्यक्ति पूरा उठा सकता है।
पर जब हम किसी से बात करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से, वो हमेशा बोलते हैं कि एक कार्मिक डेब्ट होता है जो तुम साथ लेके आए हो पिछले जन्म से। अगर तुम किसी ज्योतिष के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये पिछले जन्म का जो है फंडा, मैं फंडा कहता हूँ। हाँ जी। हर व्यक्ति जब पैदा हुआ, क्या उसके अंदर कोई प्लेट डाली गई है कि इसने पिछले जन्म में ये किया है? हाँ जी। क्या कोई प्लेट है, कोई जरिया है कि पिछले जन्म के किए कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा? ये मिलता है, जरूर मिलता है। लेकिन इस जन्म में हम क्या करें कि जो पिछले जन्म में हमने कुछ पाप किए हैं, पिछले जन्म में जो पाप किए हैं, इस जन्म में ऐसा क्या करें कि वो धुल जाएं। तो ये लाल किताब इस जन्म को आपके लिए क्या करना है, कैसे करना है कि इस जन्म में आप जो भी बने एक बढ़िया इंसान बने। रिश्तों की मर्यादा बताई गई है, चाल चलन बताया गया है, खान पान बताया गया है, रंग बताए गए हैं, किस समय काम करना है, किस समय नहीं करना है, किस उम्र में शादी करनी है, किस में नहीं करनी है, कैसी औलाद मिलेगी, कब मिलेगी, ये सब कुछ बताया गया है। अगर हम ग्रहों के अनुसार अपना जीवन बना लें तो मैं नहीं समझता कि हर व्यक्ति तरक्की ना कर पाए। लेकिन इसके साथ एक और बात भी है, अगर हर व्यक्ति ग्रहों के अनुसार चलना शुरू कर देगा तो हर व्यक्ति भगवान भी बन जाएगा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, देखिए, हम ग्रहों के उलट चलते हैं ना, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर ग्रहों के अनुसार चलेंगे तो भगवान बन जाएंगे, किसी तरह की कमी नहीं आएगी, तो व्यक्ति अपने आप को खुदा मानने लग जाएगा। और जितने भी लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने आप को भगवान ही मानते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं। क्योंकि लाल किताब का ज्योतिषी आपको हमेशा गुस्से से भरा हुआ मिलेगा, घमंडी मिलेगा। क्यों? कारण, हाँ, क्यों आपने पूछ लिया, कारण मैं बताने लगा था। कारण यही है कि उसके पास एक व्यक्ति समस्या लेके आया कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, या किसी तरह की जो जीवन समस्याएं आती हैं लेके जाता है व्यक्ति। तो लाल किताब के अनुसार अगर वो लाल किताब का ज्योतिषी उसको कुछ सुझाव देता है कि ये उपाय करो या ऐसे करो, तो वो समस्या से निकल जाता है। जब वो व्यक्ति समस्या से निकल जाता है तो नेचुरली एहसानमंद होगा, थैंक यू करने आएगा। तो रोज उसके पास 20 व्यक्ति थैंक यू करने आते हैं, तो वो सोचता है कि मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा तो है ही नहीं, मैं तो भगवान हो गया, और यही चोट दे जाता है। इसीलिए लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर आखिरी अवस्था में, जीवन की आखिरी अवस्था में या बीच में परेशान हो जाते हैं। दूसरों को तो लाल किताब का ज्ञान दे रहे हैं कि आपने अपना आचरण व्यवहार ऐसा रखें, खुद की जिंदगी में खुद पर वो एप्लीकेबल नहीं करते। आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। एक्चुअली ये बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि जो बंदा इसमें है, कितना डीपली तुम जाते हो, ये एक रिसर्च है एक्चुअली। जितना डीप जाओगे उतनी ही नॉलेज आएगी, बिना रिसर्च किए तुम्हें तो कुछ मिलेगा भी नहीं ना। जब आप ग्रहों की बातें करते हैं हम लाल किताब में, एक्चुअली हमारे कितने प्लैनेट हैं? 9 प्लेनेट हैं, 12 घर हैं, कुंडली के 12 हाउस है। वैदिक वाले भाव बोलते हैं। हम पंजाब के व्यक्ति हैं, पंजाब में लाल किताब लिखी गई है, तो ज्यादातर भाव को हम खाना बोलते हैं कि कुंडली के 12 खाने हैं। 12 खाने 9 ग्रह। ये जरूरी नहीं है कि 9 के 9 घरों में ही आए ग्रह, 2 ग्रह एक साथ भी हैं, 3 ग्रह एक साथ भी हैं। ये ग्रह जब कुंडली के किस भाव में, मैं कहता हूँ जिस खाने में बैठे हैं उस खाने का भी महत्व है। ग्रह कंफर्ट है या कंफर्ट नहीं है, उसकी वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ग्रह के अनुसार किस भाव में बैठकर ग्रह क्या फल देगा, ये निश्चित कर दिया गया है। इसको कोई हिला नहीं सकता। लाल किताब का एक नियम है। उन्होंने, पंडित रूपचंद जोशी जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि मैंने जो लिख दिया इसमें चेंजिंग की, बदलाव की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जो ग्रह है ना, उनका एक स्वभाव है, उनकी एक अपनी सोच है। वो देवता है, देवी देवता है, लेकिन वो भी जो व्यक्ति है ना, आज किसी पोजीशन, कभी कोई भी व्यक्ति हो,
वो किसी के घर में जाता है तो अपने आप को कंफर्ट फील भी करता है, लेकिन किसी के घर में जाके उसका दिल नहीं लगता। तो ऐसे ही ग्रह, कौन सा ग्रह किस भाव में गया, वो कहाँ जाके वहाँ कंफर्ट है या नहीं है, वो अच्छा फल देगा या बुरा देगा, ये तो निश्चित कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कर दिया गया निश्चित कि इस ग्रह से अच्छे फल लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, ताकि वो ग्रह आपको तंग, परेशान या अशुभता ना दे। तो जब कहते हैं ना, हर एक ग्रह का एक मैलेफिक भी होता है। जब भी हम किसी ग्रह के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा राहु केतु और शनि के बारे में बात करते हैं। इससे ज्यादा तो मैंने कभी सुना नहीं, या मंगल दोष के बारे में डिस्कशन होती है। एक्चुअली ये राहु केतु का क्या है इफेक्ट ग्रहों में? हाँ, राहु केतु को पापी बोला गया है। ओके। पापी मतलब ये पाप करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी ग्रह हैं सब के सब हमारे लिए देवता स्वरूप हैं। ओके। इनका एक स्वभाव है, ये आपको उकसाएंगे पाप करने के लिए। ओके। लेकिन हमने पाप करना नहीं है। ये लाल किताब में विस्तार से बताया गया है कि अगर राहु आपका इस भाव में है तो वो ये नुकसान कर सकता है। जैसे कि सिंपल सी बात, राहु 8वें भाव में, बात चली है ना राहु की कि ये पापी है। राहु 8वें भाव में, खाना नंबर 8 नंबर का राहु जो अष्टम भाव में है, जन्म कुंडली के 8वें भाव में अगर राहु है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है व्यक्ति, देखिए वो तो व्यक्ति जब हमारे पास आता है ना तो हमें पता चल जाता है कि इसका काम धंधा क्या है, वो हम पूछते हैं या वो व्यक्ति खुद बताता है। राहु 8 वाला अगर 2 नंबर की कमाई करेगा, जिसे कि हम करप्शन कहते हैं, रिश्वतखोरी। हाँ, जरूरी नहीं कि सरकारी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी गलत बयानी से, गलत कामों से, डॉक्टर लोग हैं, जरूरी नहीं है कि ज्योतिषी भी गलत हैं, ज्योतिषी भी लोगों को गलत गाइड करके कमाते हैं, डॉक्टर भी कमाते हैं, सरकारी कर्मचारी करप्शन लेते हैं, और भी कई फील्ड है, नेता लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु जब 8वें भाव में है, खाना नंबर 8 में है, अगर वो व्यक्ति करप्शन करेगा, 2 नंबर की कमाई करेगा तो 8 गुना नुकसान होगा। मान लीजिए उसने 1 साल में 1 लाख रुपए की करप्शन करी तो 8 लाख उसने खोने का रास्ता भी बना दिया। मतलब उसके पास, उसको रेडी रहना चाहिए कि कभी ना कभी उसको 8 लाख की चपत लगेगी। 1 साल बिल्कुल स्मूथ गया उसका, दूसरा भी स्मूथ गया, 1 लाख 1 साल में कमा लिया, 1 लाख दूसरे साल कमा लिया, तीसरे साल उसे विजिलेंस ने पकड़ लिया। अब आता है कि नौकरी भी गई, अब आता है कि करप्शन दे के सीट अपनी बहाल कराई, तो मतलब 2 साल में, 3 साल में उसने जितना कमाया है, घर बैठ के हिसाब कर ले राहु खाना नंबर 8 वाला कि वो 8 गुना नुकसान करके ही आएगा, आज नहीं तो कल। वो कहते हैं जी मुझे 10 साल हो गए करप्शन करते हुए, मेरा नुकसान नहीं हुआ, आज तक तो पकड़ा नहीं गया मैं। पकड़ा ही नहीं गया। महाजन साहब आप झूठ बोलते हो। मैं कहता हूँ भैया करता जा, मेरा क्या जाएगा। अब 2 साल बाद उसने एक बड़ा आलीशान कोठी का सौदा कर लिया, 2 करोड़ का, 80 लाख दे दिया। जायज कमाई भी तो है ना उसके पास, परिवार ने कोई जमीन जायदाद भी बेची है, उसके पास पैसा आ गया, उसका दिल किया कि मैं बड़ी कोठी ले लूं, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 10 करोड़ की, जितने उसकी हैसियत है, पैसा दे दिया। अब 4 साल में उसने 8 लाख कमाया था मान लीजिए, तो 80 लाख एक तरह से उसने बयाना दे दिया। हम बयाना बोलते हैं टोकन मनी कोठी। वो बाद में डिस्प्यूट में आ गया, वो डूब ही गया। तो बताइए नुकसान हुआ या नहीं हुआ? 10 गुना। वो मैं कहूंगा तू 2 नंबर की कमाई की है इसलिए नुकसान हुआ, वो कहेगा मुझे व्यक्ति गलत मिल गया। मतलब पैसा डूबेगा, पैसा जाएगा, बीमारी में जाए, करप्शन का पैसा करप्शन में जाए, 8 गुना साथ लेके जाएगा। इसलिए हम जब राहु खन्ना नंबर 8 वाला व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम कहते हैं 2 नंबर की कमाई मत कर, छोड़ दे, जितनी की है उतनी में ही सब्र कर ले। तो ये लाल किताब की खूबसूरती है, आपको एक जीने का ढंग, लाइफस्टाइल का ढंग देती है। अगर आप उसके अनुसार चल लेंगे, ग्रहों के अनुसार, तो जैसे मैंने पहले कहा भगवान बन जाएंगे, लेकिन चल नहीं पाते, लालच। वो फिर सीधा ऊपर वाले पे दोष लगा देते हैं, ये भगवान ने क्या कर दिया मेरे साथ। मैंने किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, उसने कभी बुरा नहीं किया, वो पैसे ले रहा है,
ले रहा है, लेकिन उसे कभी किसी को परेशान नहीं किया। मतलब उसने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। वो कहते हैं ये तो एक पार्ट है काम का, हमारे धंधे का एक असूल है कि हमने 10% करप्शन लेनी है, कि हमारे पास ठेकेदार आते हैं वो अपने आप दे जाते हैं, फलाना आता है, ढमकाना आता है, जो भी है उसके पास अपने लॉजिक हैं। ज्योतिष में लॉजिक है कि इसका लॉस होने की वजह ये 2 नंबर की कमाई है, लॉजिक है ना। लेकिन राहु खाना नंबर 8, 2 नंबर की कमाई 8 गुना नुकसान करेगी। ये आज कोई भी व्यक्ति ले ले जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, अगर उनको ज्योतिष की नॉलेज है, अगर उनका राहु खाना नंबर 8 में है, उनके किसी भाई बहन का, किसी जानकार का है, तो मेरी बात नोट कर लें। जितना कमाता है वो कहे कि तू मेरे को नोट करा जाए, अपनी डायरी में नोट करता जाए, 8 गुना ही जाएगा। क्या बात है। और जैसे मैंने पहले पूछा था क्वेश्चन कि राहु केतु का क्या है, केतु का भी यही ऐसे ही है कि पापी है ना, ये उकसाएंगे पाप कर। और केतु भी ऐसे ही करते हैं। केतु दरअसल मैं बताता हूं आपको, किसी व्यक्ति पे कोई केस हो गया, एक सरकारी वकील है जो सिद्ध करेगा कि इसने ये किया हुआ है, वो है राहु। केतु जो मैंने वकील चुन लिया डिफेंसिव, वो मेरी अच्छाइयां बताएगा, वो मेरी बुराइयां बताएगा। एक जज है, जज बृहस्पति है, बेसिकली बृहस्पति है, वो फैसला देगा हमारी गवाहियों के आधार पे। केतु हमारी अच्छाइयां बताएगा, राहु बुराइयां बताएगा। मतलब वो मेरे लिए एक, मैंने अगर प्रोटेक्शन लेनी है, मैंने वकील करना है, तो वो केतु है फैसला। अब जज ने तो फैसला दे दिया, इंप्लीमेंट कराने का अधिकार शनि को है, वो पकड़ेगा, जाके जेल में ले जाएगा, इसीलिए उसको न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन फैसला देने का अख्तियार, पावर बृहस्पति ग्रह के पास है, उसको इंप्लीमेंट करना शनि का काम है। तो शनि इसीलिए जो बुरे काम करते हैं सजा देता है, क्योंकि उसके पास पावर है कि आपने जो फैसला लिखा गया है उसको अमल में लाना है। जो कोतवाल करते हैं या पुलिस वाले करते हैं या जो कोई भी करता है, जाओ जी इसको थाने में ले जाओ, जेल में ले जाओ, बंद कर दो, ये शनि का काम है, सजा को इम्प्लीमेंट करना। सजा निर्धारित शनि नहीं करता, निर्धारित नहीं करेगा, उसको लागू करेगा, लागू करवाएगा कि आपने ये गलत किया, इसकी सजा आपको। इसलिए राहु केतु शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके अनुसार जन्म कुंडली में किस भाव में राहु है, किस भाव में शनि है, किस भाव में केतु है, किस भाव में सूर्य है, किस भाव में बृहस्पति है, मतलब सबसे अच्छे फल लिए जा सकते हैं। राहु कभी उस व्यक्ति को खराब नहीं करेगा। अगर मेरे जो व्यक्ति कुछ जुड़े हुए हैं ना, जो मेरे साथ, अगर वो मेरी रील्स, छोटी छोटी रील्स, छोटे छोटे टॉपिक देखते रहते हैं, तो मैंने एक बार बोला था रील में कि राहु से अच्छे फल लेने के लिए राहु कुंडली के किसी भाव में भी बैठा हो, वो कभी भी जैसे हम कहते हैं अशुभ प्रभाव नहीं देगा या नहीं दे पाएगा। अगर व्यक्ति में एक आदत है, वो कौन सी आदत है जिसके बारे में बात कर रहे हो? आदत असल में होता क्या है प्रियंका जी, मैं बताता हूँ। मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, उसको लॉस हो गया, नुकसान हो गया, उसके घर में मातम का माहौल है, उसकी माँ की डेथ होगी, तो मैं खुशियां मना रहा हूँ। इससे राहु ऐसा भड़केगा कि व्यक्ति कहीं अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। राहु से अच्छे फल लेने के लिए वो कहता है कि मरे दुश्मन की माता, दुश्मन की माँ मर गई है, तू अपनी आंख गीली कर ले, दुश्मन के घर जा, तो राहु कभी अशुभ फल नहीं देगा। वो कहते हैं दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना है। मतलब जब दुश्मन मर जाए, दुश्मन के घर में मातम हो जाए, तो जाओ वहां अफसोस करके आओ, तो राहु अशुभ प्रभाव नहीं देगा। तो ये तो फिर वही होगा ना, जो तुम कर्म करते हो उसी का फल रह देते हैं। बिल्कुल 100%। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। आपके कर्मों का फल इसी जन्म में आपको मिल जाना है, लेकिन अच्छे कर्म कर नहीं पाते, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। ग्रहों की रिक्वायरमेंट कोई व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता। ग्रह कहते हैं कि बाप की रिस्पेक्ट करो। जनरेशन गैप एक ऐसा है, शुरू से ही चलता आ रहा है। वो बाप को कहेगा नहीं,
पिताजी आप गलत हो, डैडी आप गलत हो, मैंने ये करना है, वो इसीलिए वो ग्रह खराब हो रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं बड़े व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनमें इसी तरह के डिफरेंसेस चलते जाएंगे। जनरेशन गैप कह लीजिए या सोच कह लीजिए, क्वालिफिकेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं व्यक्ति की सोच, उसके काम, उसकी एक्टिविटी गलत हो ही जाती है, होती ही रहती है। इसीलिए व्यक्ति परेशान रहता है। और एक बात मैं बता दूं, बातों में बात चली है तो सारी दुनिया एक बात कहती है कि जब सीता का हरण हुआ था तो उसके बाद राम और लक्ष्मण खोज में जाते हैं। हाँ जी। बाली जी मिलते हैं, हनुमान जी लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ऊपर से विमान जा रहा था, गहने नीचे गिराए गए। यहाँ तक तो आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो गहने दिखाए जाते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, याद है आपको? ध्यान है लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? नहीं, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं पांव के गहने पहचान सकता हूं क्योंकि मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं है। आग झुका के, ठीक है ना? तो पांव के जब उनको गहने दिखाए जाते हैं पहचान लेते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि वो चेहरा क्यों नहीं देखते थे सीता जी का? आई थिंक रिस्पेक्ट के कारण। नहीं, मेरी अपनी सोच है। मैं नहीं कहूँगा कि जो ये हमारे जो साधु संत महात्मा प्रवचन करते मेरे से सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरी अपनी सोच जो है, मेरी अपनी सोच कि लक्ष्मण जी सीता जी को इसलिए नहीं देखते थे कि क्योंकि सीता बहुत खूबसूरत थी, कोई जवाब नहीं था। वो राजे महाराजा लोग तामसी भोजन भी खाते थे। तामसी उनकी भी देखिए, एक से ज्यादा शादी हुई, जितने राजे हैं, देवी देवता है सबके। तो चेहरा इसलिए नहीं देखते थे कि कहीं मन में गंदे विचार भी ना आ जाए। चेहरा देखा कि मन में कहीं कोई इस तरह का विचार ना आ जाए, क्योंकि विचार आ जाना भी ग्रहों को खराब कर देता है। जब आपके मन में किसी तरह का कोई विचार आता है, लालच आता है किसी चीज को देख के, तो आप वो काम कर ही जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि शायद इसीलिए चेहरा नहीं देखते थे कि कहीं मन में कोई गलत विचार ना उठ जाए। बहुत सारी गहरी बातें हैं, कई गहराई की बातें हैं। ये ग्रहों को शुभ करने के लिए भी है कि आपके मन में के विचार भी गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं। इंसान है, हम कह देते हैं इंसान है, इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, तंग हैं, समस्या पर समस्या है। अगर कोई लाल किताब का ज्योतिषी उसको समस्या से निकलने के लिए उसको कहते हैं आचरण सुधार लो, वो सुधारने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ पिताजी का कहना मान लो, वो मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं एक्चुअली। नहीं, बड़े उपाय भी हैं, बड़े भी हैं। अब जब केतु खराब हो जाए तो कहा जाता है सोना ज्यादा से ज्यादा धारण करो। अब गरीब व्यक्ति कहाँ से सोना लेगा? जब लिखा गया तब सोना सस्ता था। कुछ सलाहें, कुछ उपाय, जिसे ये कहते हैं कि परहेज सबसे बढ़िया है बजाय दवाई के। तो परहेज ही अपना लो आप लाल किताब के, तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब समस्या है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है। परहेज भी जरूरी है। लीवर खराब हो गया, दवाई भी खानी पड़ेगी, परहेज भी करना वो तो पड़ेगा। मस्ट है ना, परहेज मस्ट हो गया यहाँ कि आप शराब ना पिए, तली चीजें ना खाएं। लेकिन वो कहे कि दवाई दे दो, दवाई खाता हूँ, मुझसे अल्कोहल के लिए मनाही ना करो, शराब पीता जाऊं, तो लीवर ठीक नहीं होगा। दवाई असर नहीं तो ऐसे ही जब समस्या आ जाती है ना, तब उपाय जरूरी हो जाते हैं। समस्या आए ना, समस्या आए ही ना, वो एक ट्रैक हम दे देते हैं जन्म कुंडली देख कर ना किसी की कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, उसके लिए क्या पोजीशन है, उसके लिए क्या हिदायतें दी जा सकती, वो देते हैं। जो मान लेता है वो हमारे गुण गाता है, जो नहीं मानता फिर उसकी मर्जी है, कर तो कोई कुछ कर सकता नहीं है ना। क्या जन्म कुंडली इंसान का पूरा फ्यूचर बता सकती है? फ्यूचर बताना लगभग असंभव है। संभव है। मैं अपने पास आए हुए जितने मेरे क्लाइंट हैं ना, एक उदाहरण देता हूँ, एक बात कहता हूँ, वही मैं आपके साथ करता हूँ।
क्योंकि मैं और कई तरह के उदाहरण दे सकता हूँ। और रसोई की मालकिन कौन है बताइए? घर की औरत होती है। घर की औरत, महिला। उसने प्लान कर लिया कि कल दोपहर को, फ्यूचर है ना, कि कल दोपहर को मैंने गोभी बनानी है, मैंने आलू बनाने हैं, भिंडी बनानी है, कोई भी सब्जी उसने निर्धारित कर ली, दाल कर ली, मन में विचार कर लिया या सोच लिया कल दोपहर को ये बनानी है। क्या उसको जानकर उसके पति का, बच्चों का पेट भर जाएगा? No. नहीं भरेगा। क्या वो खुश हो जाएंगे? भिंडी की सब्जी बन रही है, भिंडी सारे परिवार को पसंद है, मैं मानता हूँ। क्या सारे खुश हो जाएंगे? सोच हाँ, के खुश होंगे। फ्यूचर जानना ना, मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया, खुश हो गए। कल भिंडी बनेगी, सारे खुश हो गए। हाँ जी। लेकिन कल जो आया घर में दामाद आ गया, वो भिंडी खाता ही नहीं है, क्या भिंडी बनेगी? नहीं। फिर वो खुश होने का क्या लाभ हो? मतलब फ्यूचर बनाने के लिए हम ग्रहों के अनुसार चलें, ग्रहों के अनुसार चलें। फ्यूचर की बात आ गई। केतु खाना नंबर 11, लेमन हाउस का केतु ये कहता है कि कल की सोच रख, जैसे अपने फ्यूचर का है ना, फ्यूचर ओके, कल की सोचो, प्लान बना के चलो। वकील लोग होते हैं ना, वकील प्लान, उनके पास एक डायरी होती है कि 22 अक्टूबर को उनका किस कोर्ट में केस है, 5 जनवरी को किस कोर्ट में केस है। उनके पास प्लानर है, प्लानर ये वो डायरी है, प्लानर है। आजकल तो एक प्लानर पूरे मिल जाते हैं, लोगों ने टेबल के नीचे रखे होते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स की होती हैं कि 22 जनवरी को मैंने ये करना है, 26 को ये करना है। बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर्स हैं उनके पास 2 साल की अपॉइंटमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो प्लान है। हाँ जी। केतु 11th हाउस वाला अगर प्लान बना के काम करेगा, दूरदृष्टि सोच के, तो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। मैंने कह दिया फ्यूचर की मत सोचो, लेकिन केतु 11 वाले को हमेशा फ्यूचर की सोच के चलना चाहिए। जिंदगी कामयाब हो जाएगी, जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। आज प्लान कर ले 2035 में मैंने बच्चे की शादी करनी है, आज उसी हिसाब से जोड़ना शुरू कर दे। 2030 में मैंने फैक्ट्री खोलनी है, ये करना। मतलब उसके बाद प्लानर और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोर्सेस, उसके लिए सोच आज हो जाए तो केतु 11 वाला एक कामयाब व्यक्ति बन के उभरता है। तो प्लानिंग ये जो बता रहे फ्यूचर की, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जस्ट लॉन्ग टर्म। केतु 11 वाले को होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। वेरी गुड फन। लेकिन जो कल की सोच में डूबेगा, आज वो बर्बाद भी तो हो सकता है, वो एंजॉय नहीं करेगा। क्यों कहते हैं व्यक्ति कि आज में जियो। केतु खाना नंबर 1 लगन का केतु कहता है सिर्फ आज में जी, कल की चिंता में तू अपना आज भी खराब करेगा। जैसे महाजन जी आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात की, केतु 11 हाउस में हो, जब मेरे खुद के एक जानने वाले, उन्होंने बहुत बड़ा लाइक फ्यूचर प्लान किया। उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, है एक्चुअली, और वो अच्छे भले थे। उन्होंने इंडिया भी आना था, उनका ये था 5 साल बाद वो कहाँ मूव होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ उनका प्लान था। उनका बच्चा कहाँ पड़ेगा, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पर ऑल ऑफ सडन वो नींद में ही चल बसे। 44 इयर्स के थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। फिर फ्यूचर प्लान बनाने का क्या फायदा लॉन्ग टर्म, अगर इंसान ऐसे ही चला जाएगा सब कुछ बीच में छोड़कर? देखिए, एक बात तो प्रियंका जी पक्की नोट कर लीजिए, बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। ये लाल किताब शुरुआत में ही यहीं से आ जाती है। अब बात आती है फ्यूचर प्लान बनाने की, जैसा कि चल रही थी बात। हर काम, हर बात, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। फ्यूचर प्लान बनाना केतु 11th हाउस खाना नंबर 11 वाले के लिए है, लेकिन हर व्यक्ति ये बनाता है प्लान। मैं मानता हूं दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कल की चिंता ना हो, लेकिन लाल किताब केतु खाना नंबर 1 लगन उसको एक सलाह देती है कि आने वाले कल की चिंता में तेरा आज भी खराब हो जाएगा। आज में जियो, अभी में जियो। 10 मिनट पहले क्या हुआ था उसकी भी चिंता छोड़ दो। 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट की बात कर रहा हूं, कल की नहीं, कि 10 मिनट बाद की भी चिंता छोड़ दो। प्रेजेंट में जियो।
अब आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, अब मुझे उसकी कुंडली का कोई ज्ञान नहीं है। आपने 44 साल बोला है, कुछ साल मैं बोलता हूं 10, 18, जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना वो नोट कर लें, 10, 18, 28, 44, 44, जैसे 44वां आपने बोला है, 58, 66, 66, 73, ये सबसे ज्यादा खतरनाक साल होते हैं हर एक की जिंदगी में, ना, जब कुंडली देखी जाती है। जब कुंडली देखी जाती है। ये मान के चलिए 50% से ज्यादा व्यक्तियों के ये साल खराब होते हैं। ओके। चमकीला का नाम सुना होगा आपने, कौन नहीं जानता उसको। 28वें साल में उसका मर्डर हो गया था। मैंने साल बोले ना, 10 साल, 28, वही सुन रही मैं। 28वें साल में मूसे वाला 28वें साल 28 में उसका 28। कुछ ग्रह हमें 35 और 38 में भी प्रॉब्लम देते हैं। कुछ ग्रह जवांदा भी 35 साल का था 35 ना, साल में। जिसके भी डेथ हुई है। राजवीर जवांदा, वो 35 राजवीर जवांदा में। की। मतलब अगर ऐसे व्यक्तियों की जन्म कुंडली हो तो हम कहते हैं, ये नहीं कहते कि मौत हो जाएगी, ये कहते हैं कि ये साल खराब है, एक्स्ट्रा सावधानी कॉन्शियस जरूर रखिए। ओके। 35, 38 भी खराब, 35 भी खराब है, 38 भी खराब है। अगर ऐसे गिनने लगे तो जिंदगी के बहुत सारे साल खराब आते हैं। मोटा मोटा जो है ना, मोटा मोटा ये साल 10, 18, 28, 44, 58, 58, 66, 73, 80, ये लगभग अबव 50% के साल खराब जाते हैं। ये तो नॉर्मली जब आप काउंट करो, ये अगर कैलकुलेट करो, नंबर 8 और 10 ही आ रहे हैं। जैसे 28 नंबर 10 बना, 35 नंबर 8 बना। नहीं, वो 35 मैंने बोला नहीं, लेकिन कुछ लोगों के खराब जाते हैं। ओके। कुछ लोगों के 44 में लेकिन 8 जो है। अबव 50 है ना, 50% से ज्यादा, वो नंबर का महत्व नहीं है यहाँ। ओके। नंबर का नहीं है, ग्रहों का महत्व है। जन्म, ये वर्षफल है, ये वर्षफल खराब जाते हैं, ये वर्ष खराब जाते हैं। 10, 18, 28, 44, 58, 66, 73 और 80 साल ये खराब जाएंगे। अब जिसकी बात आप कर रहे हैं, प्रेग्नेंट थी वो, उसकी पत्नी, तो लाल किताब में योग भी है कि जैसे ही बच्चा पेट में आएगा बाप चल बसेगा। लाल किताब ने मेरे ख्याल से ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको ज्योतिष के आधार पर ना छुआ हो। आम जिंदगी में आने वाली हर तरह की परेशानियों का जिक्र किया गया है। और लिखते हैं पंडित रूपचंद जोशी जी कि यहाँ छोटे मोटे बुखार की बात नहीं की गई। अगर कोई समस्या है तो वो की गई है जो खून के आंसू रुला देगी। तो इसी लाल किताब वाले ने डराते हैं कि ये साल खराब है, मतलब खून के आंसू आना। अगर आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस नहीं रखोगे ना उन सालों में तो मलिया मेट हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति आप देखिए एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे 28 में। कोई अंग भंग हो जाएगा, कोई जेल चला जाएगा, कोई बिग लॉस चला जाएगा। ऐसे 44वां साल आ जाता है, किसी का उसका बच्चा चला गया, पत्नी सारा कुछ ले गई। मतलब जिस तरह की उम्र है उस हिसाब से वो साल निहायत ही मंदा जाएगा। और मैं हर व्यक्ति को राय देता हूं, अगर उनको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी है या नहीं है, किसी अच्छे लाल किताब वाले से कंसल्ट जरूर करें इन सालों में। ये साल जन्मदिन से 20 दिन 30 दिन पहले, अगर किसी का बच्चा 10वें साल में आने वाला है, 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं उसके, मतलब रनिंग ईयर 10th शुरू होने वाला है, तो लाल किताब वाले ज्योतिष के पास चले जाएं। 17 कंप्लीट हो गए, 18वां शुरू होने वाला है, चले जाएं। 28वां होने वाला है, 44वां, 58, 60 शुरू होने वाला है, तो सलाह ले लें। जो वो राय देता है उसको करिए, मानिए। अगर आपने कुछ करना नहीं है, डॉक्टर की दवाई खानी नहीं है, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जाके उसकी 200, 500, 1000 कंसल्टेशन चार्जेस उसकी फीस देने की जरूरत नहीं है। मतलब दवाई का महत्व है, डॉक्टर की पर्ची का महत्व नहीं है। मेरे पास व्यक्ति आया, मेरे को फीस भी दे दी, टाइम भी मैंने उसे दे दिया, तो जाते हुए कहेगा जी मैं इन बातों को मानता नहीं। तो मैं कहता हूँ जरा फिर आया क्यों था? आया ही क्यों था? बिल्कुल आपने सही कहा। आया क्यों था? अगर उपाय नहीं करने, सलाह नहीं माननी तो क्यों आया? मेरे तो पैसे मिल गए ना, मैंने अपना टाइम दिया है, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने टाइम दिया, मुझे पैसे मिल गए। लेकिन
मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास अगर कोई आया है तो वो मेरा लाभ उठा ले, लाल किताब का लाभ उठा ले, ताकि जीवन जिंदगी वो व्यक्ति ट्रैक पर आ जाए। तभी मेरी शोभा है। मेरे पास आने से किसी का कुछ बनेगा नहीं। लाल किताब के अनुसार जो मैं गाइडलाइन देता हूँ, अगर उसको अपना लेगा तो सब कुछ बन जाएगा, ये दावा है। तो वही जैसे आप बता रहे बार बार कि अगर मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूं, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करोगे, वो प्रिकॉशंस नहीं लोगे, तो उसका कोई है नहीं, सोल्यूशन ही नहीं है। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तो इलाज डॉक्टर करने ये के लिए। उपाय है ना। मैं कहता हूँ मेरा उपाय, ज्योतिष का उपाय, डॉक्टर का उपाय क्या है? ये दवाई, ये टेस्ट, वो उपाय ही है। हम कहते हैं दवाई है, मैं कहता हूँ वो उपाय है। डॉक्टर के परहेज हैं कि कम खाओ, तला ना खाओ। हमारे परहेज क्या है? झूठ ना बोलो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, शराब ना पियो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना आओ। मतलब जिस तरह की जन्म कुंडली है उस आधार पे क्या नहीं करना वो परहेज हो गए, क्या करना है वो गाइडलाइन होगी। अगर वो उनके अनुसार चलेगा तो जिंदगी बनेगी बनेगी। मैं समझते नहीं जिंदगी ना बने। क्या ग्रह आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। अगर आपको कोई ऐसा ग्रह जो खराब है, गलत हाउस में है, जो भी आप बोलते हो, उसे आपकी कोई बॉडी का कुछ हिस्सा भी जो होता है वो डैमेज होता है, जो उसमें बीमारी आती है? हाँ बिल्कुल होता है। जब मंगल, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मंगल ग्रह अशुभ हो जाए तो लाल क्या कहती है? मंगल बद। मंगल बद पेट की बीमारियां देगा, खून की बीमारियां देगा। तो मंगल बद ना हो इसके लिए भी गाइडलाइन है बहुत बड़ी। मंगल नेक सेनापति, मंगल बद डाकू। सेनापति हथियार चलाता है आपकी रक्षा के लिए, डाकू चलाता है मारने के लिए, वो मंगल बद है। डॉक्टर वो औजारों से आपको काटता है, चीरा लगाता है, वो भी मंगल है, लेकिन वो अच्छे के लिए लगा रहा है। तो अच्छे बुरे ग्रह की परिभाषा जब व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति आता है, कुछ बातें वो बताता है, कुछ गाइड हम करते हैं। इससे वो व्यक्ति जीवन में उन्नति करता ही जाता है, करता ही जाता है। लेकिन कोई ना कोई साल तो खराब आता है। जैसे मैंने कहा कुछ साल, उन सालों के लिए हम प्रिकॉशन क्या करनी है क्या नहीं करनी है। साल खराब है, मान लीजिए किसी का साल खराब आ गया, लाल किताब में एक चैप्टर है जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। कि अगर ग्रह इस तरह के जाओ तो जेल के दर्शन हो जाएंगे, दवा खाना मतलब बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पागल खाना मतलब डिप्रेशन कह लीजिए, मेंटल हेल्थ। तो लेकिन अगर कोई इस तरह के ग्रह किसी साल में आ जाते हैं और व्यक्ति काम भी गलत करता है, तो मैं कहता हूँ एक साल काम ना कर। पंजाब में नशा बेचती हैं, वो ना बेचो। मैं कहता हूँ एक साल ना बेचो। मैं कहता हूँ ये इस साल ना कर, बचाव नहीं होगा। ये नहीं कि मेरे पास नहीं आते, हर तरह के व्यक्ति, जब डॉक्टर के पास तो हर तरह का जाएगा ना। कोई मान लो कैंसर है, किस स्टेज पे, उसके पास तो हर स्टेज का ही जाएगा। हमारे पास भी अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, लेकिन वो अपना लाभ उठाने के लिए ही आते हैं ना। कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, पहली बात तो गलत काम का नतीजा गलत मिलेगा ही मिलेगा। जब ग्रह खराब हो गए किसी साल, वर्षफल बोलते हैं हम, तो उस सालों से उस किए का फल मिल जाना, तो फिर भी हम कहते हैं तू अवॉइड कर, लेकिन वो मानता नहीं है। कोई उसके पास खर्चे, उसका सर्कल, जो जिसका काम है वो छोड़ नहीं सकता। ये तो 2 नंबर के काम की बात होगी। अब आती है बात 1 नंबर के काम की, दूध बेचना। ये भी मनाही है, ये भी मनाही होती है, बिल्कुल मनाही है। मतलब ये गलत काम है ना। पंजाब में आप रहती हैं, पंजाब का आप कल्चर जानते। पंजाबी में एक कहावत है, दुध वेचा पुत वेचा। ये मैंने कभी नहीं सुना आज तक। दुध वेचा पुत वेचा मतलब जन्म कुंडली में कई बार इस तरह की पोजीशन होती है ग्रहों की, अगर वो दूध बेचता है तो मतलब उसे औलाद का सुख नहीं मिलेगा। पुत्र वो दूध नहीं बेच रहा, वो अपना बेटा बेच रहा है, औलाद बेच रहा है। बहुत सारी दुनिया ये कहती है कि उसका काम तो दूध की कमाई से चलता है, दूध बेचता है काम, उसके बेटा भी है, बेटा लायक भी है, बेटा तरक्की भी कर रहा है, माँ बाप का कहना भी मानता है, लेकिन पटाखा लग जाता है।
एक्सीडेंट में बच्चा ही चला जाता है, 21 साल का जवान बच्चा, ये क्या सुख देगा? ये भी सब ग्रह करके होता है। आप देखिए, मैं बहुत सारे दूध का कारोबार करने वाले व्यक्तियों को जानता हूं जिनके बेटा है, लेकिन जैसे ही मूंछें आने शुरू हुई चला गया। चाहे बीमारी से गया, चाहे एक्सीडेंट से गया, चाहे परिवार से लड़के उसने सुसाइड की। मतलब दूध का कारोबार हर व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे जैसे 2 नंबर का काम है, सारी दुनिया करती, सारी उम्र पकड़े नहीं जाता व्यक्ति। तो अगर किसी को कोई बिजनेस करना है या कोई काम करना है, वो उसको अपने ग्रह के अनुसार ही करना चाहिए। हाँ, नहीं, हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं बना। तो जैसे मैंने कहा कि मनाही उसके लिए की गई है जिसका अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, जो कि आपको खून के आंसू रुलाएगा। इसलिए कहते कि तू दूध ना बेच, ताकि तेरे को खून के आंसू ना आने पड़े। बेटे का हो जाना, देखिए मैं बात बताता हूं, बेटे का हो जाना और उसका सुख देना दोनों अलग अलग बातें हैं। बड़ी दुनिया के बेटे हैं, बेटा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का हुआ नहीं कि उसने कहते मुझे पाल के एहसान किया आपने, बाप बेदखल कर देता है, मतलब उसने सुख नहीं दिया। पहली बात तो बेटा होगा नहीं, होगा तो सुख देगा नहीं, सुख देने की नीयत वाला है तो रहेगा नहीं, अगर रह भी गया वो सुख देना चाहता है, हालात ऐसे हो जाएंगे वो सुख दे ही नहीं पाएगा। बेटा इंग्लैंड चला गया, बेटा अमेरिका चला गया, बाप यहां तड़प रहा है, वो सुख देना चाहता है लेकिन दे ही नहीं पाएगा। मतलब कुछ काम मनाही किए गए हैं, औलाद को लेकर भी, शरीर को लेकर भी, पैसे को लेकर भी, क्योंकि ये बात चली थी बेटे के लिए, तो बेटे के लिए बताया कि दूध बेचना दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1000 के पीछे 4 या 5 व्यक्तियों को अलाउ हो सकता है, सारी दुनिया को नहीं। सब नहीं कर सकते। आप जितने भी दूध बेचने वाले देखेंगे ना, उनके हाल देख लीजिए आज से 20 साल बाद, या आज से जो 20 साल पहले दूध बेचते थे, आज उनका क्या हाल है, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि ये काम अच्छा है या बुरा है। जो बिल्कुल पिछले पुश्तैनी काम है जिनका दूध बेचना, व्यक्ति कह सकते हैं कोई ना कोई परिवार में इस तरह का व्यक्ति जरूर पैदा हो जाएगा जो सारे का सारा खा जाएगा। दूध बेचना और पानी बेचना, हम लोग तो छबील लगाते हैं ना, हम तो दान करते हैं ना, पानी छबील लगाते हैं, तो और दूध बेच रहे हैं, कमाई खा रहे हैं, तो इसका बैड इफेक्ट मिलेगा, मिलता है। अब माने या ना माने, मतलब 2 गाय 2 भैंस रखी है, फिर भी हम 1 किलो दूध बेचने के लिए निकले हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि इसको घर के लिए प्रयोग कर लो, मुफ्त में बांट दो, अच्छा रहेगा। अगर आपने व्यापार दूध का ही करना है तब जन्म कुंडली जरूर दिखाइए कि आपको मनाही है या नहीं है, और 90% को मनाही है, 90% को दूध बेचने की मनाही है। मतलब ये कॉमन फैक्ट है कि देखिए मैं बताता हूँ, बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ जी, वो ये कॉमन फैक्ट है ना, वो तो है, पर हर एक व्यक्ति का काम तो खराब नहीं होता ना, नहीं होता, वो कहेगा वहम है, ये 10 व्यक्ति 90 में से 10 कहेंगे जो तो वहम है, महाजन साहब डरा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के बिल्ली रास्ता काट देते काम तो बिगड़ते हैं ना, उन्होंने कहना कि नहीं जाना, ऐसे ही उन्हें पता नहीं कि दूध बेचने के वजह से उनके हालात खराब हैं, वो ऊपर वाले को दोष देते लिंक हैं। नहीं करते। ये तो कोई ज्ञानवान ही करेगा ना, वो लिंक ही नहीं करेगा कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो मेरा इसलिए काम नहीं, क्योंकि वो इन चीजों को मानता ही नहीं है। मैं कहता हूँ मानो, ये केमिस्ट शॉप है, मुझे छोटी प्रॉब्लम है, केमिस्ट के पास जाता हूँ कि मुझे दाढ़ में, पेट में या बुखार है, तो एक खुराक दे देता है, आराम आ जाता है। वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। घर में महिलाएं लूज मोशन के लिए, सर दर्द के लिए महिलाएं कह दी रखती हैं गोली कि बच्चे का पेट खराब हो गया, ये गोली खा लो। हम पंजाब में बोलते हैं खाकी गोली वो हर घर में होती है। तो वो डॉक्टर ही नहीं है। हाँ जी, वो डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे जो हमारी रील है ना छोटी छोटी, वो डॉक्टर ही नहीं है, ज्योतिष नहीं है, वो एक यूनिवर्सल बातें हैं। तो यूनिवर्सल बातें कौन सी बनती हैं? जो कम से कम
30 से लेकर 40% व्यक्तियों तक लागू हो। ओके। बिल्ली बात चल रही है ना, बिल्ली रास्ता काटती तो 30 व्यक्तियों को काम नहीं बनते। 100 व्यक्ति अगर ऐसे करते हैं तो 70 के बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है ना कि उनके काम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसलिए सबके लिए निर्धारित कर दिया हमारे बुजुर्गों ने कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम पे मत जाओ, 30 व्यक्तियों के काम नहीं बनेंगे। ऐसे ही अगर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष में जब हम एक कोई रील डालते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही वो ये कर ले, वो 20 से लेके 30% व्यक्तियों पर लागू हो जाएगी। 100 व्यक्ति अगर वही काम करेंगे तो ये मान के चलिए 30 व्यक्तियों की शादी के रास्ते या शादी हो जाएगी। पर ये ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। एक केमिस्ट शॉप है ना कि मेरी दाढ़ दर्द है वो दवाई दे, डॉक्टर नहीं है वो। ओके। तो जितने रील्स आप देखते हैं अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको वो उपाय नहीं बताएगा जो रील में बताया है। वो जन्म कुंडली के आधार पे स्पेशली क्या निकलेगा वो बताएगा। पेट खराब है, मैंने खा की गोली खा ली, ठीक हो गया, मैं रोज खाऊंगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाऊंगा ना वो खा की गोली नहीं देगा। वो मेरा खान पान पूछेगा, क्या खाया क्या नहीं खाया, कहीं इसी चीज की वजह से तो मेरा पेट खराब नहीं है, तो वो मना करेगा कि बासी भोजन मत खाओ। ऐसे ही हम जन्म कुंडली देख के उसको सलाह देंगे कि तू ये मत कर। वो कहेगा कि मेरा बेटा रहा नहीं दुनिया में, तो मैं पूछता हूँ दूध का कारोबार करते हो? 90% व्यक्ति यही कहते हैं कि हाँ जी हम दूध बेचते हैं, मेरा चाय का दुकान है, मेरा दूध का दुकान है, मैं हलवाई हूँ, मैंने पशु रखे हुए हैं। मतलब ये दूध की कमाई हर व्यक्ति को सूटेबल नहीं है। मतलब ये लोगों से नॉर्मली होता है जो दूध के बिजनेस में है, जिनका दूध का कारोबार है। तभी तो कहा है कि दूध और पानी नहीं बेचना, तभी कहते हैं। हजारों बातें कॉमन फैक्टर है जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तो कहेंगे मेरा गुजारा नहीं है। गुजारा होता है अगर किसी ज्योतिषी से मिलेंगे। आज जिसे आप गुजारा कह रहे हो, क्या पता उससे ज्यादा ऊंचा लेवल आपके पास आना हो। दूध बेचने की वजह से आप वहीं रुके हुए हो। आज आपके पास करोड़ तो दिखाई दे गया, अंदर से वो कितना दुखी है, कितना परेशान है। औलाद उसकी नालायक है, औलाद पूछती नहीं है, घर में झगड़ा रहता है। हमें तो उसकी मर्सिडीज दिखाई दे रही है, रेंज रोवर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके घर में क्या है ये तो वही जानता है ना। तो ज्यादातर दूध की कमाई वाले व्यक्ति परेशान मिलेंगे, परेशान होंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे आपने ये दूध की बात करी, ऐसे बहुत सारे हमने सुना भी है। जैसे कोई अपना नया घर बनाता है, अपना प्रॉपर्टी लेता है, फिर जब जो मुहूर्त वगैरह होता है, या तो घर का बड़ा मर जाता है या कुछ ऐसा, दे पास्ट अवे, ये भी ग्रहों का ही है सारा और कुछ लोग उन्नति भी तो करते हैं। जैसे ही नए मकान में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पैसा ऊपर से गिर रहा है। नया मकान कब बनाएगा व्यक्ति? जब उसके पास पैसा होगा, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। तो उसने मकान बना लिया, उसके बाद तो बर्बादी भी हो सकती है। दोनों चीजें लाल किताब में इसी को विस्तार से कहा गया है। मकान किस व्यक्ति को बनाना है, किसको नहीं बनाना है, बड़े विस्तार से एक चैप्टर है। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास जन्म कुंडली नहीं है, जिन व्यक्तियों के पास अपना जन्म समय नहीं है, एक बात नोट कर ले। जैसे कि हमने कहा बिल्ली रास्ता काटती, बात चली थी ना 30% के लिए, कि वो बात लागू है। हाँ जी। मकान अशुभ है 52 साल से पहले बनाना 80% व्यक्तियों के लिए। ओके। मकान आपका आपको खा जाएगा। किस रूप में खाएगा ये जन्म कुंडली देख के निर्धारित किया जा सकता है। ओके। मकान बनाना सिर्फ और सिर्फ 48 साल से पहले, 48 ईयर से पहले, सिर्फ और सिर्फ 20% व्यक्तियों को सूटेबल है। ओके। 52 साल के बाद हर व्यक्ति बना सकता है। 75 मान के चलिए 48 तक, फिर 7-8% 52 तक आ जाते हैं, इसलिए मैंने 52 बोल दिया। मतलब अगर आप 52 से ऊपर एज के हैं तो आंखें बंद करके मकान बना लीजिए। लेकिन अगर 52 से कम है, मैं आपका सवाल बाद में लेता हूँ। नहीं, क्योंकि उसी के से लिंक कर रहा था ना मेरा सवाल। आप जब घर बनाना बोल रहे हो
अपना खुद का घर बिल्ड करना या बना बनाया लेना, दोनों उसके अंदर मकान आते हैं। ले लेना, फ्लैट ले लेना, बनाना, बना बनाया लेना, सब नींव से लेना, खुद प्लाट लेके बनाना। 52 साल से पहले बनाया गया मकान, मैं 48 साल बोलता हूँ, 48 साल से पहले बनाया गया मकान 75% व्यक्तियों को बर्बादी के रास्ते दिखा देगा। 75 रियली। फिर आ जाता है 48 से 52 तक भी मना है, वो सिर्फ 7% और निकलते हैं, 8%। मतलब अगर आपकी 52 से ऊपर एज है तो मकान बना लीजिए। 52 ईयर की एज तक मकान बनाना है तो लाल किताब वाले किसी विद्वान से सलाह जरूर करें। आपका बनाया मकान आपकी औलाद के लिए भारी हो सकता है, आपकी सेहत के लिए भारी हो सकता है, आपके पैसे के लिए भारी हो सकता है। लाल किताब में एक जगह जिक्र है कि इस तरह की जन्म कुंडली वाला व्यक्ति, कि ऐसा व्यक्ति मकान नहीं बनाएगा। जो दर्शक सुन रहे हैं ना, वो भी सुन ले मेरी बात। वो ये कहता है कि ये व्यक्ति मकान नहीं बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। मतलब घर में दवाइयों का ढेर ऐसे लगेगा जैसे हॉस्पिटल में लगा होता है। बीमारियों का घर मकान बन जाएगा। ये तो बहुत बहुत ही डीप नॉलेज है, मैं तो कभी सुना ही यही नहीं बातें हैं कि मकान बना। मैं हमेशा 2 बातें कहता हूं सभी व्यक्तियों को कि जिंदगी में जो ज्योतिष को नहीं मानते ना, वो भी एक नियम बना ले कि जिंदगी में 2 बार सलाह ज्योतिषी से जरूर करनी है। एक शादी के समय, चाहे बच्चों की शादी है चाहे खुद की शादी है, और दूसरा मकान बनाने के समय सलाह जरूर कर ले। वास्तु के अनुसार बनाया मकान भी मलिया मेट कर देगा। बनना हॉस्पिटल ही है ना, बनना तो हॉस्पिटल ही है। चाहे वास्तु के अनुसार बन गया, चाहे बिना वास्तु के, चाहे आपने बैंक से लोन लेके बना लिया, चाहे अपने पैसे से ले लिया, पुश्तैनी मकान आपको मिला, आपने उसको बेच के बड़े मकान में चले गए, तो भी तरक्की हो रही है। मकान आप कहते हैं मैं अपने नाम से बना लूं, मेरे पास तो 10 करोड़ है। टोटली बर्बादी का रास्ता मकान खोल देगा। 18% व्यक्ति उससे ज्यादा उन्नति करेंगे जिस दिन से उन्होंने मकान बनाया, तरक्की देगा। मतलब 18% व्यक्ति हैं जिनको बनाना मकान, बनाया गया मकान हर तरह से लाभ ही लाभ देगा। अगर उन्होंने वास्तु के अनुसार बना लिया, और ज्यादा ग्रोथ होगी, और ज्यादा ग्रोथ होगी, और ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि लाल किताब में वास्तु का भी महत्व है। 12 भाव हैं जन्म कुंडली के। हर घर को कोई ना कोई दिशा भी दी गई है कि ये भाव इस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो मकान में वो दिशाएं तो हैं ही, हर जगह है वो दिशाएं। तो वहां क्या किया जाए, क्या रखा जाए, वास्तु अनुसार अगर बनाते हैं मकान तो सब कुछ ठीक चलेगा। तरक्की 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 18% के लिए, 52 साल के बाद सबके लिए, सबके लिए लगभग उन्नति। हाँ, किसी खास साल में कोई मनाही हो भी सकती है कि इस साल मकान ना बनाया जाए। ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि कोई भी बंदा जब शादी करे पहले अपनी जन्म पत्री दिखाए ज्योतिष को, पर पंडित जी जब वो जन्म पत्री देखते हैं, वो बोलते हैं ये सब गुण मिल रहे हैं, सब अच्छा है, पर कभी कभी वो शादी 2-3 हफ्तों के बाद भी टूट जाती है। हाँ, मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा है। शादी को लेके लाल किताब बहुत विस्तार से लिखती है। ओके। खास उम्र में शादी की मनाही है। ओके। खास वार को शादी की मनाही है। चंद्र 11th हाउस, खाना नंबर 11 जिसे हम कहते हैं। खुद की, भाई बहनों की शादी फ्राइडे शुक्रवार की मनाही है। मतलब आप मुहूर्त निकलवाने गए तो पंडित जी ने मुहूर्त शुक्रवार का निकाल दे, क्योंकि ये लाल किताब का कंसेप्ट है। सुनिए, वो दूसरे कहेंगे नहीं मानते, लेकिन चंद्र खाना नंबर 11 शुक्रवार वाले दिन शादी करके देख ले और मुझे बता दे, जिसे कहते हैं राह पे ही जाने या वाह पे ही जाने। शुक्रवार की शादी चंद्र खाना नंबर 11 के लिए टोटली मनाही है। साथ के साथ हम हिंदू हैं, हिंदू परिवार को बिलोंग करते हैं, तो आजकल चलन है तारों की शाम में शादी का या डोली का।
तो चंद्र खाना नंबर 11 वाला व्यक्ति खुद की, बच्चों की, भाई बहनों की शादी शुक्रवार की रात, जैसे हम शनिवार की सुबह भी कह सकते हैं, शुक्रवार रात को करेगा, डोली तारों की छांव में जाएगी, शादी नाकामयाब होगी। शुक्रवार वाले दिन की शादी नाकामयाब होगी। मतलब यही है कि लोगों को शादी के अच्छे फल मिले। अच्छा, शादी हो जाना और शादी के सुख अलग अलग बात है। जैसे कि औलाद हो जाना, औलाद के सुख अलग अलग है। शादी के फल क्या है? शादी हो गई, शादी तो चल रही है, संस्कारों से शादी चलेगी। मेरा ये भी मानना है कि हम मैच मेकिंग कर ले, लेकिन शादी फिर भी नहीं चल रही है। जो लव मैरिज करते हैं उनकी भी चलती है, घर से भगा के लाते हैं उनकी भी चलती है, माँ बाप की सहमति से की गई शादी भी नहीं चलती है, नहीं चलती ना। हाँ जी। जैसे कि मैंने कहा है, शादी का हो जाना संस्कारों से चल जाता है, लेकिन शादी के जो फल हैं वो सबको नहीं मिलते। अब शादी का फल क्या है? पहले फूल होता है, फिर फल होता है। शादी का फल केतु अर्थात बेटे को माना गया है। फूल बेटी, बहुत सारे लोगों के पास बेटियां बेटियां हैं, लेकिन शादी का असल मकसद वंश वृद्धि होता है, ना कि बेड प्लेयर होता है। तो शादी वही कामयाब है जिससे बेटा पैदा हो जाए, जो बेटा दे जाए। इसीलिए शादी का महत्व बहुत ज्यादा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ को बेटियां हैगी हैं, जिनके पास बेटियां हैं और बेटे नहीं है, उनकी शादी सफल नहीं है, या उनको वो जिस नहीं, शादी दे फल, वो शादी फल नहीं मिले, फुੱਲ मिल गए, फुੱਲ लग गए, वृक्ष ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੇਗੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੇਗੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, यानी कि शादी का एक ऐसा चैप्टर है, तुम 2 घंटे का पॉडकास्ट बना सकते हो। मकान का एक ऐसा चैप्टर है, 2 घंटे का बना सकते हो। वो तो आप अगली बार वही एपिसोड बनावांगे ना, अगली बार डिस्कस करेंगे। इक्को ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਦਿਸਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਂ, ਗਹਿਣਾ ਲਵਾਂ, ਵੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਬਾਰੇ 2-3 ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाल किताब में किसी एक विषय पर ही हम 2 दिन बोल सकते हैं। समझो, बहुत डीप नॉलेज है। इसलिए नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरा विचार है कि मैं आपका सिर्फ मकान पर करूंगी। दर्शकों, आप नीचे कमेंट करके लिखिए क्या आप मकान के बारे में लाल किताब के अनुसार जानना चाहेंगे या नहीं। शादी बारे, शादियां चलदियां नहीं। हाँ जी, ये आप जरूर करना है। बोल दिया जी ना एंड क्लोज करन तो पहले। हाँ जी, कि दसो कमेंट करके क्या तुसी जगमोहन महाजन तो मकान बनाना है या नहीं बनाना, केड़ी उम्र च बनाना है, किस फेज दा लेना है। फेज दा भी मतलब है, ये बहुत जरूरी है। सारी दुनिया कहती है कि ईस्ट फेज, पर ईस्ट फेज सारे नु सूटेबल ते नहीं। हाँ जी, वो भी दसांगा कि नु सूटेबल नहीं। एक कॉमन बहुत है, सारे कहते ईस्ट फेस। मैं दसांगा कि नु सूटेबल नहीं। हां, ईस्ट फेज वाले सारे सुखी ने। मेरी फिर गल दा जवाब दे दो तुसी। मैं नहीं है, नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक चीज है ना अपवाद हैगा। अपवाद हैगा, वो अपवाद ही लाल किताब ने पकड़े ने। तुसी तो मैच मेकिंग कर ली शादी ली, लेकिन वो चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि इस उम्र च इस कुंडली वाले ਨੂੰ शादी दी मनाही है, इस वार दी मनाही है। हुण दूसरे मम्मू की शादी में जुलूल जुलूल आना, तो उसके ऊपर लिखा है डोली तारों की छांव में।
ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ तो ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੋ तो 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ। ਆਪ तो सारे हिंदू करते वही ने ना शादी, समझो। नहीं एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਤਨ ਲੋਕੀ नहीं नहीं जब आंदे नहीं ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ शुक्रवार की शादी और रात की शादी मनाही लिख के भेज देना, उन्हें मान लेना। उन्हें डीपली जाना ही नहीं था, उन्हें तो शादी करनी है। मैं कहना ना करियो, कहना ओके जी। ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਕੀਤੀ ਡੋਲੀ ਭੇਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਬਣੇਗੀ। टीबी होने तो बाद आएगा, गल थोड़ा बनेगी। खांसी वाले क्यों नहीं दवाई खा लेंगे असि, टीबी हो गई ना। ज्यादातर बंदे विगाड़ के आते हैं, विगाड़ के ज्यादातर। फिर एक्चुअली ना सर्जन को आने महंगा है ना, ट्रीटमेंट महंगा है, फिर कहेंगे जगमोहन मारी महंगा बड़ा है। समझो, बड़ी स्पष्ट गल है। ये तो है। वे तो सर्जन कहोगे ऑफ कोर्स, तो तानु एडवाइस जेकर तुम खांसी की दवाई लैन गए तो उन्हें कप सिर्फ दे के भेज देना, जाओ जी। तो जब उन्होंने टीबी लै गए तो उन्होंने 10 महीने दवाई भी खा। महाजन जी, जैसे हम ग्रह के बारे में बात कर रहे थे, ये शनि साढ़े सती क्या है? शनि की सरस्वती के नाम से हर व्यक्ति डराता है, लेकिन दुनिया में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर शनि की सरस्वती चल रही होगी, चली थी, लेकिन वो किसी तरह के अशुभ प्रभाव में नहीं आए। लाल किताब सरस्वती नहीं मानती शनि अशुभ है या शुभ है, ये मानती है। सरस्वती अशुभ है या शुभ है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण लाल किताब के अनुसार समझा देता हूं कि जब व्यक्ति मकान बेचता है बुरे अर्थों में, पैसे की जरूरत है, कर्ज हो गया, मकान बेच के कर्ज उतारना है, तब माना जाता है कि शनि अशुभ हो गया है, मतलब उस सरस्वती अशुभ प्रभाव दे रही है। जब मकान बिकने शुरू हो जाए, सांप काट ले, मकान गिरने शुरू हो जाए, मकान गिर जाता है ना पुराने जमाने में, जब ज्योतिष लेके मकान कच्चे होते थे, बरसात आई तो मकान गिर गया, मकान का अपने आप गिर जाना, मकान का बिक जाना, ये माना जाता है कि शनि अशुभ हो गया। तो सरस्वती दुनिया के ये मान के चलिए, जहां तक मैं सोचता हूं 30% व्यक्तियों पर सरस्वती एक समय चल रही होती है, तो 30% व्यक्ति अशुभ प्रभाव में नहीं हो सकते। तो अशुभता देखने के लिए ये देखना होता है कि मकान बिक रहे हैं तो अशुभ प्रभाव है, शनि के रोग हैं, खांसी है, काली खांसी है, और भी कई तरह आंखें हैं, अगर ये भी जा रही हैं तो शनि अशुभ प्रभाव में है, सरस्वती उनको बुरा प्रभाव दे रही है। लेकिन अगर सरस्वती के दौर में वो गाड़ियां खरीद रहा है, मकान बना रहा है, तो शनि शुभ है, तो सरस्वती क्या कहेगी उसको? कुछ नहीं कहेगी। सरस्वती से अच्छे फल लेने के लिए कि सरस्वती है तो आप मजदूर की सेवा करिए, मजदूर का उसका हक दीजिए, मजदूर को पालिए, चाचा से संबंध ना बिगाड़िए, क्योंकि शनि चाचा है, चाचा जो रिश्ता है उसको शनि माना गया है। शनि माना गया। हाँ जी। जैसे हमने सारी सती की बात की, जितने भी ग्रह हैं उनका मेलेफिक भी है जैसे। हाँ, लाल किताब में दोनों प्रभाव लिखे गए हैं। कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव लाल किताब में किसी भी ग्रह के किसी भी भाव में लिखे गए हैं। 12 भाव में है, मान लीजिए बृहस्पति 1 से लेके 12 भाव तक की उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। अशुभ है तो ये है अशुभ और शुभ, शुभ क्या प्रभाव देगा, अशुभ क्या प्रभाव देगा, ये बताया गया है। जैसे कि शनि खाना नंबर 1, बृहस्पति खाना नंबर, बृहस्पति की बात कर रहा था, बृहस्पति खाना नंबर 1 की ही बात करते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 के लिए बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कामयाबी के लिए कम से कम BA जरूर करे, डिग्री धारक हो जाए, 10+2+3 बी काम करी है, BCA करी है, डिप्लोमा करा, मतलब 15 क्लास पढ़ जाए तो फ्यूचर उसका सिक्योर है। लेकिन इसके साथ एक बात और बता दूं कि सिर्फ एक ग्रह को लेके सारी कुंडली प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन वो बृहस्पति का अच्छा प्रभाव लेना है तो डिग्री करना जरूरी है।
डिग्री से उसकी रोजी रोटी चलेगी, कमाई आएगी। दूसरी बात, हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, स्टडी नहीं कर पाता, घर के हालात खराब हैं, स्टडी नहीं कर पाया, तब उसको कहते हैं कि अपने हाथ में कोई हुनर पैदा कर ले। मैं कहता हूँ चाहे नाई बन जाए, बाल काटना शुरू कर दे। दूर दूर से लोग उसके नाम से आएंगे कि आज बाल कटवाने, तो उसके पास जाते हैं। लैपटॉप रिपेयर करना शुरू कर दे कि लैपटॉप रिपेयर करना, तो उसके पास जाते हैं। चाट पकौड़ी का ठेला लगा ले कि उसके हाथ में हुनर है मसाला बनाने का, कि व्यक्ति कहे चाट खानी, तो उसके पास चलते हैं। मतलब अगर हाथ में हुनर है, चाहे वो टेलर है, अगर उसके हाथ में हुनर है तो बृहस्पति लगन कामयाबी दे ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं तो वो नौकरी कर रहा है, ना तो हुनर है, ना कुछ है। तो बृहस्पति लगन वाले को हम कहते हैं या तो बीए कर, माँ बाप जब छोटी उम्र में आते तो कहते उसको बीए करा ही देना, डिग्री करवा ही देना। वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो घर नहीं चला। तो मैं कहता हूँ इसको पुराने जमाने की बात कि इसको साइकिल पेंचर लगाना ही सिखा दो, तो लोग कहेंगे पेंचर लगाता है, वो लगाता है पक्का। हम पुराने हैं ना, तो हमारे जमाने में यही चलता है कि पक्का पेंचर लगेगा जी, पेंचर लगाना सिखा दो। आज के जमाने में क्या है, लैपटॉप रिपेयर सिखा दो, मोबाइल रिपेयर सिखा दो, सैलून का काम सिखा दो, खुद करे काम वो। ये नहीं कि बड़ा सैलून बना लिया, बहुत बड़ा बना लिया, नाम बन गया, आप कुर्सी पे बैठ गए। नहीं, दिन में एक व्यक्ति के बाल काटे, जो उसका काम है आधे घंटे के लिए वो जरूर करे। कि चाट पकौड़ी का काम है तो चाट पकौड़ी एक ग्राहक को दे ही दे, बाकी तो सारा सर्व कर ही रहे हैं वो। मतलब बृहस्पति ऐसे ही 12 घरों में बृहस्पति से कैसे अच्छा फल लेना है, कहाँ वो अशुभ है, क्या करेंगे कि अशुभ हो जाएगा। बृहस्पति लगन अशुभ हो जाएगा अगर उसकी जुबान गंदी हो गई, दूसरों को श्राप देने लग गया, जा तेरी आज टांग टूट जाएगी, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, तेरी नौकरी चली जाएगी। वो श्राप देने की आदत बृहस्पति अशुभ प्रभाव में आ जाएगा। हमारे बुजुर्ग भी कहते कभी किसी को बुरा ना बोलो। तो हो सकता है उस समय बृहस्पति लगन वाला हो, ताकि उसको बृहस्पति के अच्छे फल मिले। अभी आप बृहस्पति की बात कर रहे थे, ऐसे केतु का क्या है? कहते हैं जिस आई डोंट नो कि वो केतु का मेलेफिक है या बेनिफिशियल है, कि जो केतु वाले जातक होते हैं उनको या तो फ्यूचर दिखता है, या ऐसे ड्रीम्स आते हैं, या ऐसी नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं होती। एक्चुअली इसमें कितनी रियलिटी है? मैं बताता हूँ प्रियंका जी, अब ज्योतिषी नहीं है। लाल किताब एक बात कहती है, राहु 3rd हाउस, खाना नंबर 3। जब राहु 3 में होगा ना, केतु 9 में होगा, ये दोनों ऊंच हैं इस भाव में। इसे ऊंच कहा जाता है। तो जिस ज्योतिषी ने ये बताया है कि होने वाली बात केतु के अनुसार पता चलती है, तो नहीं, ये राहु के अनुसार है। केतु भी ऊंच है, राहु भी ऊंच है। राहु खाना नंबर 3, होने वाली बात का, होने वाली घटना का, होने वाली दुर्घटना का, एक्सीडेंट या इंसिडेंट, अच्छी या बुरी बात 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 महीने पहले सपने में आ जाएगी। हाँ जी, वो होके रहेगी। राहु 3 खाना नंबर 3 वाला सपने में जो देखता है वो लगभग हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है। सपने तो हर व्यक्ति भूल जाता है। वो सड़क पे जा रहा है, फैमिली में बैठा है, शादी में बैठा है, ये रिपीट हो रहा है, इसको पहले देखा हुआ है, वो सपना उसको आया होता है। मैं इसके आगे से निकला हूं, वो सपने में उस बिल्डिंग के आगे से निकला होता है। ये घटना दोबारा हो रही, दोबारा नहीं हो रही होती, वो सपना एक तरह से फ्लैशबैक आ जाते, सपने में उसने वो देखा होता है, वो याद आ जाता है। राहु 3 होने वाली घटना सपने में आ जाएगी। दूसरी बात जो आपने कही, मेलेफिक, जो नेगेटिव एनर्जी, बलाए बद, इसे बलाए बद बोला गया है कि हवाए बद, बलाए बद। ये भी राहु, केतु, चंद्र, बृहस्पति, शनि, सब ग्रहों के अनुसार हो सकती है। सब ग्रहों के अनुसार हो सकती है, मकान के अनुसार भी हो सकती है। बंद गली का आखिरी मकान व्यक्ति अपना बेड़ा कर खुद कर लेता है, वहां तो है ही ये। मैं लोगों को ये कहता हूं कि बंद गली का आखिरी मकान, तो जो जिन भूत प्रेत है, माने या ना माने, ये एक अलग बात है। इसको हम मजाक के तौर पे ले लेते हैं, मजाक के तौर पे, कि जिन भूत प्रेत जब कहते हैं ना पार्टी करनी है, तो किस घर में जाना है? बंद गली के आखिरी मकान में आ जाओ भाई। अच्छा, उनके लिए वो रेस्टोरेंट 5 स्टार है।
तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति कभी आपको खुशी या खुशहाल नहीं मिलेंगे। अब देखिए बंद गली का आखिरी मकान, आखिरी जो टक्कर पे है, बिल्कुल बंद होगा। शायद कोई खुला भी हो सकता है किसी के लिए, किसी एक के लिए, हजारों में एक के लिए सूटेबल हो। अपवाद तो हर चीज का है, हर चीज का है। तो बंद गली का आखिरी मकान नेगेटिव एनर्जी। देखिए अगर मैं जिन भूत प्रेत कहता हूं ना, हाँ जी, तो लोग कहेंगे महाराज साहब वहम डालते हैं। ये सच्चाई नहीं है। मैं कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी, उसको क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नेगेटिव एनर्जी जो चीजें तुम देखिए आपने नेगेटिव एनर्जी देख नहीं सकते पर फील कर जिन सकते हो। भूत प्रेत देख सकते हैं। ये रिप्यूटेड, एक तरह से उसको रिप्यूटेड शब्द दे दिया नेगेटिव एनर्जी को। मैं कहता हूँ आपके घर में जिन भूत प्रेत हैं, अब मुझे 2 थप्पड़ लगा के भगा दिए। मैं कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी में बैठो माँ चाय पियो। मैं कहता हूँ फर्क क्या है दोनों में? अंतर बता दीजिए। दोनों सेम ही है ना, दोनों ही नुकसान कर रहे हैं। बोलने में अंतर है। एक जैसे हम पंजाब में कहते हैं, एक कहते हैं कि ये मेरे डैडी हैं, दूसरा कहते हैं मेरी माँ का कसम है तो सेम ही है ना। सेम ही है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे जिन भूत प्रेत, उनमें भी अच्छे या बुरे हैं, आपके वेल विशर भी हैं। हर व्यक्ति के साथ जो ओरा चल रही है, जैसे ओरा के दिखाई तो देती नहीं ना, नहीं, वो शक्तियां ही है ना। ओरा है वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जिन भूत प्रेत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बदमाश, जैसे कि शायद आपसे बात हुई या किसी से हुई है, मैंने उसे एग्जांपल दी थी। बदमाश बदमाश ही है, वो बदमाशी करके मंदिर गुरुद्वारा में बैठा हुआ बदमाशी नहीं करेगा, नहीं। वो अच्छाई में है, उस समय बाहर आके कर सकते। मतलब जो आपके साथ ओरा है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव हो कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि आप देख नहीं पाते ना। आपकी कोई एक्टिविटी उनके अनुसार नहीं हुई तो वो नेगेटिव दे जाएंगे। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अब रूल तो नहीं तोड़ सकती ना उनका। नहीं, आप बाउंसर लेके चल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड लेके चल रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है कि आप इस दायरे में रहिए। उस दायरे से बाहर जाएंगे तो कोई भी मार सकता है आपको। मतलब एक नियम बना दिया गया है कि आपके साथ जो है ओरा जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, प्रोटेक्शन हर व्यक्ति को मिल रही है। हर व्यक्ति के साथ ओरा है नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये जब हम उसके विरुद्ध चलेंगे तो वही पॉजिटिव वाली नेगेटिव में तब्दील हो जाएगी। जैसे आप भूत और जिन के बारे में बातें कर रहे थे, हम भूत जिन को छोड़ ही देते हैं, वहम डलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बात कर लेते नहीं, हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, उसकी एक अपनी इन्फोर्समेंट होती है, वो अपने हमें नहीं दिखती, क्योंकि कहते हैं नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, वो लोगों को महसूस होती है। कई लोग कहते हैं उनके घर में उनको कोई चीजें मूव होती नजर आती हैं या फील होती हैं, पर वो देख नहीं पाते। उसका ना एक छोटा सा लाल किताब के अनुसार एक अल्लाह की तरह का फंडा है। Okay. वो कब से दिखाई देनी शुरू हुई? शादी वाले दिन से, मतलब जब शादी होगी उस दिन के बाद से, बेटा होने के बाद से, मकान बनाने के बाद से। ओके। अगर ये चीजें लागू नहीं है तो तीसरी बात आ जाती है, पोता होने के बाद, पोत्र जिसे कहते हैं, या दोता, बेटी के बेटा होने के बाद। मतलब कुछ घर में कुछ एक्टिविटी क्या हुई, क्या प्रोटोकॉल टूट गया, या घर में किस मेहमान का या किस व्यक्ति का आना हुआ, बढ़ोतरी हुई। बहू के आने के बाद भी हो सकता है। इसीलिए शादी कहते हैं ना कि टेबे मिलाकर करो, जन्म पत्री मिला के करो। औलाद जब आती है अपनी किस्मत साथ लेके आती है, नेगेटिव एनर्जी लेके आई, पॉजिटिव लेके आई है। पुराने जमाने में लोग बच्चा पैदा हो तुरंत भागते जाते थे पंडित जी के पास कि बताना ये कैसा है। तो यही बातें हैं। लेकिन ये देखिए बात बढ़ते हैं ना, बहुत बढ़ जाती है, लेकिन मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी का कारण क्या है, उसका इलाज तभी हो सकता है जब पेट खराबी का कारण पता चल जाए कि ये व्यक्ति बासी रोटी खाने का आदी है, पेट खराब रहता तो डॉक्टर के ना खाओ। वो कब से आनी शुरू हुई है, क्या एक्टिविटी की है उन दिनों, क्या वो नए मकान में जाने के बाद हुई है? हो सकता वास्तु के अनुसार ना हो सकता है कि उस उम्र में मकान बनाना सूटेबल ना हो। शादी के बाद ज्यादातर व्यक्तियों के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। बेटा होने के बाद हो जाती है, बेटी होने के बाद हो जाती है। वो एक खास तरह की जन्म कुंडलियां हैं जहाँ ये हिदायत दी गई है कि जब बच्चा पेट में आ जाए तब से ही सावधानी
शुरू करवा दी जाती है। तभी जो पुराने बुजुर्ग होते थे ये बोलते थे कि प्रेग्नेंट हो घर के अंदर रहो, पेट के नीचे ना बहुत जाओ। सावधानियां हैं, बहुत हम मानते नहीं हैं। हम इस समय साइंस के युग में आ गए हैं। महत्व है, महत्व है। अगर हम पुराने रीति रिवाज मान लें कोई नुकसान नहीं होगा। साइंस को भी मानिए। पुराने रीति रिवाज ये नहीं है कि आप पंखी लेके हवा ले रहे हो, एसी नहीं ले, एसी का लाभ लो, लेकिन हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारी जो सोच है 200 साल पीछे भी चली जाएगी तो क्या है। यही है ना कि माँ बाप के चरण स्पर्श करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करने हैं। यही बातें मानने में हमें नुकसान क्या है। ज्योतिषी भी यही कहते हैं, माँ बाप भी यही कहते हैं। ग्रह इससे अशुभ नहीं होते। अशुभ हम खुद कर लेते हैं, खुद करते हैं। हमारी एक्टिविटीज, हमारी सोच। महाजन जी, आप किसी की जन्म कुंडली देखकर उसकी मौत का समय बता सकते हैं? सबसे पहले तो एक बात नोट कर लीजिए, लाल किताब में 2 बातें बताने के लिए 100% मनाही की गई है। एक मौत के बारे में, दूसरा पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। कहते हैं कि तेरा ज्ञान चाहे बेशक तुझे ये बता दे कि जो व्यक्ति की जन्म कुंडली आई है उसको थोड़े दिन जिंदा रहना है, या पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, इसको जाहिर नहीं करना, क्योंकि ये कैलकुलेशन का मसला है। कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। वो व्यक्ति जीना चाहता है, मैंने कह दिया कि तू गया, वो तो वैसे ही गया। वो व्यक्ति कुछ प्लान लेके बैठा है, मतलब मनाही है। ऐसे ही किसी को लड़का चाहिए तो मैंने बता दिया लड़की है, वो गलत काम करवा गया। लड़का चाहिए, मैंने बता दिया लड़की है, तो वो गलत काम कर गया, तो उसका पाप ज्योतिषी से आ जाएगा। वो कहते हैं तेरे खून को कोड़ का सबूत होगा अगर तू ये बातें सामने वाले पे जाहिर कर देगा। तो इसलिए 2 बातें हर ज्योतिषी के लिए जरूरी है कि वो कभी किसी को मौत का समय और पेट में पल रहा बच्चा, ये नहीं कि तू इस साल चांस ले ले लड़का हो जाएगा, ये बताने में कोई नुकसान नहीं है। जो पेट में है उसके बताने की टोटली मनाही है। अच्छा, आप नहीं बता सकते? कहते तेरा ज्ञान बता दे, कैलकुलेशन गलत भी तो हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अगर और साथ में ये भी बोला तेरे खून को कोड़ के, मतलब ये बहुत डीपली है। खून को कोड़ के आप नहीं समझ पाएंगे ना। मैं दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ, इसका बहुत गहराई डीपली महत्व है। अगर मैं इसी बात में बोलने लगूं तो शायद मुझे 2 घंटे बोलना पड़ेगा। ओके, नहीं, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब मेरा आपसे एक और सवाल था। जैसे आप मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं, किसी को दिमाग की बीमारी हो गई, ठीक है, और ऑल ऑफ सडन उसको अजीब सी चीजें दिखती हैं, मैं उसको बोलते डिप्रेशन है या उसको अल्जाइमर हो गया, कुछ ऐसा हो गया। फिर ज्योतिष बोलते हैं उसको कि इसका कोई ऐसा ग्रह था जिसकी वजह से ये हुआ। चंद्र और बुध जब खराब अवस्था में आ जाएंगे, खराब पोजीशन में आ जाएंगे, तब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन मैं चंद्र बुध बता रहा हूँ, जन्म कुंडली में हजारों व्यक्तियों की जन्म कुंडली में एक साथ होंगे। हजारों व्यक्तियों के, हर व्यक्ति तो डिप्रेशन का शिकार नहीं है। इसके साथ कुछ वास्तु को जोड़ा जाता है, कुछ व्यक्ति की सोच को जोड़ा जाता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हालात में होते हैं कि वो हमेशा ही मोटिवेट है। तो इसलिए चंद्र और बुध जिस व्यक्ति के अच्छे हैं, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो जन्म कुंडली देख के उसके चंद्र और बुध अच्छे कैसे होंगे उसकी गाइडलाइन दी जाएगी। थोड़ा सा उस व्यक्ति को भी मोटिवेट होना होगा। डिप्रेशन से 100% व्यक्ति निकल जाता है। जिन भी घरों में सीढ़ियों के साथ, सीढ़ियों के आगे पानी का सोर्स होगा, उस घर में आपको अक्सर डिप्रेशन वाले लोग मिल ही जाएंगे। सीढ़ी बुध है, ओके, पानी चंद्र वो हमने खुद मिला लिए, इसीलिए वास्तु का भी महत्व है। चंद्र और बुध हमने खुद एक साथ कर लिए। लाल किताब में यही लिखा है, सीढ़ियों से उतरते समय सामने नल का, हैंडपंप जिसे कहते हैं, नल का कुआं नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में सीढ़ियों वाले कुएं होते थे घरों में भी, वो सब
आत्महत्या कर चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। तो ग्रह एक्चुअली बोलते हैं बोलते हैं। वास्तु भी बोलता है, ग्रह भी बोलते हैं, हमारी सोच, हमारे क्रियाकलाप, हमारे एक्शन, हर चीज बोलती है, हर चीज बोलती है। आज मैंने काला रंग पहना हुआ है, ये भी बोलता है। आपने पहना हुआ है, ये भी बोलता है कि आज ही काला क्यों पहना गया। ये भी है। हाँ, हर चीज बोलती है। खान पान बोलता है, डॉक्टर कहेगा तूने ये क्यों खाया, तो बीमारी लगी ना खाने से। तो ऐसे ही हर चीज, हमारा हर एक्शन बोलता है। ओके। हर एक्शन का रिएक्शन है। इसीलिए हम कहते हैं कि किस जन्म कुंडली वाले को किस तरह का एक्शन नहीं करना। जब हम उपाय की बातें करते हैं, रेमेडीज, क्या रेमेडीज ग्रह को शांत कर सकते हाँ, हैं? दो तरह की है। एक तो जन्म कुंडली के अनुसार है, एक जनरल है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है। रेमेडी उन पे भी असर करेगी। वही एक्शन है ना कि आप ये करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। जिस व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा, कोई भी व्यक्ति है, जन्म कुंडली नहीं है, वो छोटी छोटी कन्याएं, कंजक कहते हैं जिसे, उनको मीठा देना शुरू कर दे, उनकी सेवा करना शुरू कर दे, उनके आशीर्वाद लेना शुरू कर दे, किन्नर हिजड़े के आशीर्वाद लेना शुरू कर दे, तो दुकानदारी व्यापार चल जाता है। जैसे कुछ लोग दान पुण्य ज्यादा नहीं कर पाते, गरीब होते हैं, उनके पास खाने को भी नहीं होते, अगर उनको उसे तो ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं है। ज्योतिष जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो एमआरआई भी सजेस्ट कर सकता है, करेगा। वो पैसे कैसे लेने हैं उसने, एनजीओ से लेने हैं या किससे लेने हैं। तो ऐसे ही उपाय करना है। वो घर के सामान से भी निकल सकता है, बाजार से भी लेना पड़ सकता है। उपाय करने पर ही आप बीमारी से निकलेंगे, दवाई खाने पर ही बीमारी से निकलेंगे। आपसे एक बहुत ही बड़ी चीज पूछनी थी। जैसे कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उनके खुद के माँ बाप तो होते नहीं, कहीं को ये भी नहीं। यतीम, हाँ, यतीम को अडॉप्ट किया गया है या भाई बहन के बच्चे को अडॉप्ट किया, इसमें भी अंतर है जी। आप ना, मैं बताता हूँ, आप पूछिए पहले क्या पूछना, फिर मैं बताता हूँ। जैसे आजकल लोग अडॉप्शन में बिलीव रखते हैं मोस्टली, क्योंकि जब अडॉप्शन होती है, कुछ तो अपने रिश्तेदारों के बच्चे ले लेते हैं, कुछ ऑर्फनेज में जाते हैं, अनाथ आश्रम, वहां से बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ को पता ही नहीं होता ये कहाँ से आए हैं, जिनको हम यतीम बोलते हैं। क्या जिस टाइम वो बच्चे पैदा हुए, उनकी वो कुंडली और जिनके घर वो भी पल रहे हैं उस टाइम का, इसमें कुछ फर्क होता है? 100% अंतर है, 100%। एक व्यक्ति ने एक बच्चा गोद लिया, उसे जरूरत है बेटे की या बेटे की, इसका महत्व मैं नहीं अभी बता रहा। बच्चा गोद ले लिया, किसका लिया? अगर उसे पता ना हो, क्या वो किसी कुंवारी कन्या का नहीं हो सकता? शायद हो भी सकता है। विडो का नहीं हो सकता? हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं हो सकता? हाँ जी, हो सकता है। हो सकता है। तो खून बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। इसीलिए मनाही है कि बच्चा अडॉप्ट करते समय सावधानियां लाल किताब में। अच्छा, बहुत गहरा विषय है। हाँ, आप अपनी बहन का ले लो, भाई का ले लो, किसी जानकार का ले लो, जो जायज है। ओके, वो नुकसान नहीं करेगा। ओके, खून बोलते ना, वो जायज है, जायज है। आप तो ऑर्फन हाउस के, वहां कोई छोड़ गया था, पता नहीं किसका था, किसका है, तो वो दिन में तारे दिखाएगा। अडॉप्ट लिए हुए बच्चे आपको जैसे ही वो 18 साल के, 12 साल के, 15 साल के हो जाते हैं ना, दिन में तारे दिखाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है ये मेरी मम्मी है, पापा है, या अडॉप्ट किया, उन्हें नहीं पता। लेकिन वही बच्चे माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, वही बच्चे घर से भाग जाते हैं, वही बच्चे दिन में तारे दिखाते हैं। मतलब खून बोलता है, इसीलिए कहा गया है बोलता है। अब देखिए, अडॉप्ट जिन्होंने किए, जिन्होंने अपने परिवार के किए हैं ना, वो लगभग ठीक है, लगभग ठीक है। ठीक है। अडॉप्शन किसे करनी है ये भी लाल किताब में विषय है, किसे नहीं करनी है ये भी विषय है। सावधानियां दी गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाल किताब एक ज्योतिष का ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में संपूर्ण है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपको लाल किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन लाल किताब का जानकार व्यक्ति आपको कम मिलेगा। अडॉप्शन से एक सरोगेसी टर्म आती है जिसमें माँ की को किसी और लेडी की होती है, पता है, बाप तो एक वही होता है ना। उसमें भी ऐसे स्टार चेंज होते हैं, क्योंकि बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो पलेगी तो उस पत्नी बिल्कुल उस आदमी की वाइफ के साथ, जैसा अन्न वैसा मन। ओके, मेरे पास कम से कम देखिए,
मैं दावा नहीं करता कि मैंने लाखों हॉरोस्कोप देख लिए, 3 केस मेरी नजर में है जो सैरोगेसी में हुए हैं, डीएनए मैच नहीं हो रहा, कनाडा एम्बेसी ने रिफ्यूज कर दिए। मतलब डॉक्टर लोग भी हेरा फेरी कर जाते हैं। अभी समझ आई मुझे। कि स्पर्म किसी और का है, बाप भी कोई और, बाप ही हो, उसके साथ डीएनए मैच नहीं किया, गारंटी नहीं है ना। हाँ, आप गारंटी करके लेते हैं ना, क्योंकि मेरे पास तो हर तरह के आते हैं। ये एक स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है, बहुत तगड़ा स्कैम है। मैं क्या बोलूंगा, ज्योतिषी हूँ, मेरी सुनेगा भी कौन। मैं कहता हूँ सैरोगेसी में आप गारंटी कर लो कि हमने डीएनए मैच करवाना है, फिर पता चलेगा। फिर दूसरी बात, पहले कह देंगे सक्सेस है, 3 महीने बाद कहेंगे नहीं रहा जी, 4 महीने तक वो सक्सेस करते रहेंगे। पैसे बनाने का एक जरिया अच्छे भी है, मैं उंगली नहीं कर रहा, अच्छे भी हैं। जो बच्चा अपना है वो आपको हमेशा जायज औलाद, आपको हमेशा शुभ फलदायक होगी। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, औलाद का सुख क्यों नहीं मिल रहा वो देखा जाता है। देखा, जन्म कुंडली बताती है कि औलाद का सुख नहीं है या है, बताती है। उसी के अनुसार हम गाइडलाइन देते हैं। मेरे पास आते हैं सैरोगेसी वाले, आते हैं आईवीएफ वाले आते हैं, मैं कहता हूँ ले लो चांस, ले लो, हो जाएगा। सक्सेस रेट 85 तक है इन बातों का, मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है या औरत बहुत बीमार है, कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसको आराम नहीं आ रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, वो जैसे ज्योतिष विद्या में बोला जाता है कि कभी कभी कुछ उपाय करके भी उस बीमारी को कम किया जा सकता है, ऐसा होता है? दवाई जरूरी है, दवाई सबसे जरूरी पहले है। जरूरी। दवाई के साथ साथ आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो रोग है उस रोग का कारण कौन सा ग्रह है, हर रोग के लिए हर अलग ग्रह रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके। सांस के रोग हैं तो बृहस्पति, दिल के रोग हैं तो चंद्र, विजन आंखों के रोग हैं तब शनि, नस वेन्स बुध। मतलब क्या रोग है और कुंडली में उस ग्रह की क्या पोजीशन है, उस ग्रह को उस व्यक्ति के लिए कैसे अच्छा किया जाए वो मायने रखता है। अब उस व्यक्ति की उम्र कितनी है जो बीमार है, क्या उसके बच्चे हैं, बच्चा अगर 28-30 साल का उसका कोई बच्चा है तो उसकी कुंडली में बाप का सुख या साथ कई बार पता चलता किस उम्र तक है, तो बेटे से भी उपाय करवा के बाप को ठीक किया जा सकता है, माँ को ठीक किया जा सकता है। खुद उसकी जन्म कुंडली देख के कौन से ग्रह के द्वारा ये रोग है उसको ठीक करके उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पर डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, ये नहीं कि डॉक्टर को छोड़ के आप ज्योतिषी के पास चले जाएं, ऐसे रोग बढ़ेगा, ये वहम का घर होगा। दवाई के साथ साथ, इलाज के साथ साथ ज्योतिषी के पास चाहिए, वरना अगर ज्योतिषी ठीक कर दे तो डॉक्टर कोई नहीं बनेगा, वो डॉक्टर भी ज्योतिषी बनेगा। दवाई का काम दवाई करेगी, ज्योतिषी का काम ज्योतिषी करेगा। जैसे अभी अब रेमेडीज की बातें कर रहे थे, रेमेडीज जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं घरों में, किसी कोई लड़का लड़की उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी कोई रेमेडी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जिस घर में बड़ी उम्र के ज्यादा बच्चे हो गए हैं, शादी नहीं हो रही, तो 100 दिन लगातार गाय की सेवा, गौशाला जाए, स्वस्थ गाय, उसको चारा खिलाए, घर की रोटी खिलाए, उसको प्यार कराए, जरूरी नहीं कि खिलाना है, गाय की सेवा प्यार करे, 100 दिन लगातार करे, शादी के बंद रास्ते खुल जाते हैं। और अगर किसी के कोई बच्चे हैं बिल्कुल सुनते नहीं माँ बाप की, जैसे झगड़ते हैं घर में, हर वक्त कलेश डालते हैं, उनके लिए कोई रेमेडी होती है? अगर लड़के आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कहने से बाहर हैं, तब काला सफेद 4 खाना कंबल मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, जहां आपकी श्रद्धा है वहां हर 2-3 महीने बाद रख दीजिए। बेटा कहने में आ जाता है, कानों में सोना सॉलिड व्यक्ति पहन ले, बेटा कहने में आ जाता है। बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है, तब लाल किताब का एक उपाय है, नाक छेदन। ओके। नाक में सुराख करके चांदी की तार पहनाई जाती है, ठीक है, जिससे कि बेटी बहन अगर किसी तरह की दिक्कत में है तो वो दिक्कत निकल जाती है। ओके। जैसे किसी की अगर जॉब ना लगती हो,
हाँ, जॉब नहीं लगती, सूर्य को जल दे, गुड़ डाल के दे, जॉब लगने के आसार जल्दी बन जाते हैं। और अगर किसी जातक को बार बार जैसे बीमारी लग जाती कोई ना कोई, अगर आज उसको बुखार है 2 दिन बाद उसको कोई और बीमारी लग जाए, उसका भी कोई इलाज है? तो घर से बीमारी, क्लेश दोनों चीजें निकल जाती हैं अगर हम गौग्रास करते हैं। गौग्रास बोला गया है कि गाय की, कुत्ते की और कौवे की करो, उसकी सेवा जिस घर से होगी, जिस घर से उसके लिए खुराक निकलेगी, उस घर में बीमारी और क्लेश नहीं रहता। ये दोनों चीजें निकाल दी मैंने, बीमारी भी क्लेश भी, दोनों ही निकाल दी। और अभी एक नेगेटिव एनर्जी की हम बात कर रहे थे, जैसे लोग अपने नए घरों में जाते हैं, उनको लगता है घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी, कहीं उनको फील हो जाती है ना वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका भी कोई इलाज है, जैसे वो कोई रेमेडी कर सके? देखिए, उसके लिए ना मकान देख के निर्णय होगा। ओके। छोटे छोटे टोटके हैं, कई तरह के हैं। नीम की पत्तियों का बंधनवार, जैसे हम कहते हैं कि बार वो लगा लो, और गोमूत्र का छिड़काव करो, गंगा जल का छिड़काव करो, घर में धूप बत्ती होती रहे। इस तरह के कई तरह के टोटके हैं, कई तरह की बातें हैं। असर है, लेकिन अगर वो साउथ फेस का मकान है तो ये नेगेटिव एनर्जी निकलेगी नहीं, लेकिन आप छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे, राहत महसूस जरूर होगी। तो साउथ फेस में मैं मना करूंगा कोई ना रहे। अगर जैसे आपने मकान की बात बोली थी कि ईस्ट फेस में नॉर्मली जो घर होते हैं ना, अगर किसी का घर ईस्ट फेस में नहीं है, उसने बाय कर लिया, उसको पता नहीं कौन सा फेस है, ईस्ट साउथ है, कुछ नहीं पता, उसकी भी कोई रेमेडी होती है? नहीं, वो तो सबको पता चल जाता है जी। वो हम बता देते हैं कि सुबह 6 बजे मकान की छत पे चढ़े जा, सूर्य की तरफ मुंह कर ले, तो जिस तरफ सूर्य है वो ईस्ट है, जो पीठ है वो वेस्ट है, राइट हैंड में तेरे साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो वो उसको कहेंगे बता कि सूर्य अब किस तरफ निकलता है। जब तक दिशा नहीं पता चलेगी, सही तरह से मकान का इलाज नहीं हो पाएगा। फिर वही बात आएगी कि ये गंगा जल का छिड़काव, गोमूत्र का छिड़काव, घर में पूजा पाठ हो, तो यही बातें रहेंगी। क्या लाल किताब ब्लैक मैजिक में बिलीव करती है? उसके बारे में कुछ है उसके अंदर? ब्लैक मैजिक को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले तो ये बताइए। ब्लैक मैजिक जैसे लोग आजकल वशीकरण, किसी की कोक वशीकरण नहीं, वशीकरण जैसे किसी की कोक बांधना, किसी का नुकसान पहुंचाना, उसके बारे में देखिए लाल किताब में ना, अगर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि जगमोहन महाजन जी कैसे बोलते हैं। सच बोलते हैं। मैं बताता हूं, मेरे भाई का नुकसान ना हो, मेरे भाई का नुकसान ना हो, उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे पास एक व्यक्ति आता है, उसकी भाई से बनती नहीं है, ओके, तो मैं कहता हूं कि तू ये करना शुरू कर दे, तेरी भाई से बन जाएगी। ओके। किसके साथ संबंध बिगड़े हैं, उसकी वजह क्या है, वो दूर की जा सकती है। आप देखिए, जहां हमारा बस नहीं चलता ना, जहां बस नहीं चलता, वहां हम कहते हैं शायद किसी ने कुछ कर ना दिया हो। ये चीजें भी होती हैं, जैसे हम कहते हैं नजर दोष, नजर भी लगती है, किया कराया भी होता है, हाँ वशीकरण भी होता होगा। अगर ये चीजें हैं तो वो भी है। उससे निकलना कैसे है? जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं आता पता नहीं चलता। आपको वहम है कि आप पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो सिंपल ये लाल धागा, ओके, आपकी 90% प्रोटेक्शन करता है ये लाल धागा। ओके, ये कोई भी धागा डालो? हाँ, मोली नहीं, कलावा नहीं, कलावा नहीं, सिंपल कॉटन का लाल धागा बांध लीजिए, और किसी भी हाथ में बांध ले, किसी भी हाथ में बांध लीजिए, किसी में भी बांध लीजिए। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि मेल लेफ्ट में बांधे, मैंने राइट में बांधा, कोई मैं घड़ी बांधता हूँ, मेल लेफ्ट में, फीमेल राइट में। ये आपकी कई तरह से सुरक्षा, ये सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन मंदिर के पुजारी से नहीं, साधु संत से नहीं, खुद बाजार से जाइए, धागा खरीद लाइए, बांध लीजिए, ये प्रोटेक्शन दे जाएगा। और जितनी मर्जी देर तक डालो, जैसे कलावा कभी कभी निकालना पड़ता है ना, कलावा नहीं, ये तो धागा टूट के दोबारा बांध लो, बदल लो, महीने बाद बदल लो, 10 दिन बाद बदल लो, ये प्रोटेक्शन है, मैंने भी बांध रखा है। ब्लैक मैजिक और कुंडली का क्या कनेक्शन है? क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ लेकर लोगों ने ब्लैक मैजिक कर दिया, इसका क्या कनेक्शन? ये यहाँ नहीं, वो देखिए, जब कोई रिश्ता पता चले ना, अच्छा, भाई अगर भाई का बिगाड़ना चाहता है तो बिगाड़ सकता है, अच्छा, बेटा बाप का बिगाड़ना चाहता है तो बिगाड़ सकता है, ओके, बहन भाई का बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकती है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे है। हर रिश्ता किसी ना किसी ग्रह को
रिप्रेजेंट करता है। ओके भाई मंगल है तो मंगल खराब करा दो व्यक्ति का तो भाई खराब हो जाएगा। ओके शुक्र खराब करा दो पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाएगी। बृहस्पति खराब करा दो बाप की हालत खराब हो जाएगी। तो यही वो चीज है ना, जैसे आप कह रहे थे पहले बीमार है कोई, तो मैंने कहा रिश्ता पता चले, बेटा है तो बेटे से इलाज कराएंगे, बृहस्पति उसका अच्छा हो जाए तो बाप अच्छा हो जाएगा। माँ बीमार है तो उसका चंद्र अच्छा कर देंगे, माँ अच्छी हो जाएगी, हॉस्पिटल से घर आ जाएगी। मतलब किसी के ग्रह देखकर रिश्ता बिगाड़ा जा सकता है। लोग कहते हैं कि मुझे किसी का साथ नहीं मिलता, वो ग्रह भी कहते हैं। वो ब्लैक मैजिक कहेगा, मैं कहूँ तेरी तो कुंडली ऐसे, अब तू ये उपाय कर तेरे को लोगों का साथ मिले। उपाय भी है। अब वशीकरण के देखिए कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें हम बना लेते हैं। हर व्यक्ति मेहनत करता है, जब पल्ले नहीं पड़ता तब हमारा ध्यान इस तरफ जाता है। ग्रह भी करवाते हैं, कुछ लोग भी करते हैं, लोग भी करते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, ये लीजिए। बाकी जन्म कुंडली के आधार पे भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जैसे अपनी फैमिली मेंबर को दे दी उसने, किसी ने तो मिस यूज हो गई, बट टाइम मिस वो रिश्तेदारी करेगा ना, बाहर वाला तो करेगा ही नहीं ना, बाहर वाले को क्या है मतलब, हम उसको देंगे क्यों? हाँ वो कौन सा रिश्ता उसका साथ संबंध बिगड़ गया है, कैसे बिगड़ा। मान लीजिए किसी को वहम है कि उसका भाई उस पर कुछ कर रहा है, तो मैं कहता हूँ तू मंगल ही अच्छा कर ले भाई, तेरा मंगल अच्छा होगा तो भाई तेरा क्या करेगा।